पंकज कुमार ने लिखा हुआ है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुला प्लेटो फॉर इंडिया। भारत के लिए जो प्रायद्वीप पठार है उसकी विशेषताओं का हमें वर्णन करना था। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। साथ ही साथ में आपने हेडिंग दे दी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, और वही ऊपर पूछा हुआ है, वही यहां पर भी पूछा हुआ। अच्छा नहीं, यहां पर सिग्निफिकेंस तो आपने पहले इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बताई है, एनवायरमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बताई हुई है उसकी, एंड द डायग्राम इज गुड। ठीक है, हो सके अगर आप डायग्राम को और ज्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं अब, तो डायग्राम में जो लिख रहे हैं उसको ब्लैक पेन से लिख देना। बाकी तो आपने ब्लू पेन से लिखा हुआ है, जो लिख रहे हैं या वो, या फिर जो डायग्राम बना रहे हैं या वो, आपका आंसर सुंदर हो जाएगा। पोर्ट्स एंड ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, कल्चरल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सो इट्स गुड। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और ज्यादा लेंथी करना है, ये जगह नहीं छूटनी चाहिए। डेट पेज है, डेट पेज का पूरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में बात करें तो वहां पर आपको ये पूरा याद नहीं आएगा, आप कुछ ना कुछ वहां पर भूल ही जाएंगे। तो ये तो लिखा हुआ था पंकज ने, ये क्वेश्चन लिखा ज्योग्राफी क्वेश्चन। अब मुझे चांदनी ने लिखा हुआ है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस द पेनिनसुला प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास कंपोज विद द रॉक्स एंड द मिनरल्स एंड सॉइल कंट्रीब्यूशन इन द इकोलॉजी, इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, यहां तक तो जो लिख रहे हैं आप वो ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, और ये डायग्राम काफी अच्छा है, और ये डायग्राम सभी का बना होना चाहिए था। सो वी हैव मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर का हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, वेरी गुड। जहां पर आप एग्जाम्पल ऐड करते हैं ना वो ज्यादा सुंदर लग जाता है, जैसे यहां पर आपने एग्जाम्पल ऐड किया है। तो एग्रीकल्चर, हाई कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एग्रीकल्चर लाइक ब्लैक सॉइल फॉर द कॉटन एंड लेटराइट सॉइल, एंड लेटराइट सॉइल फॉर व्हाट। अगर आप उस सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, तो आपको वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। हियर यू हैव कोलार माइंस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, एंड हाइड्रो पावर डैम। हाइड्रो पावर डैम ये क्या हो गया, हाइड्रो पावर की ही बात कर रहे हैं ना आप। तो रिवर फ्लोइंग थ्रू द पेनिनसुला प्लेटो प्रोवाइड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रो पावर प्लांट्स लाइक कोयाना डैम इन द महाराष्ट्र, रिवर लाइन सिग्निफिकेंस है। इंडस्ट्रीज का बात कर रहे हैं, और फिर द प्लेटो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेरी गुड। देखो जो आप लोग लिख रहे हैं ना, काफी लोग इस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। यहां पर अभी 17 जुड़े हैं, और कुछ एक अभी नहीं जुड़े होंगे, कुछ रिकॉर्डेड देख रहे होंगे। जो भी अभी तक देख रहे हैं आप लोग, इनमें जो इंप्रूवमेंट होगा वो आप में होना चाहिए, सब में। लेकिन जो कंटिन्यूटी है वो 4-5 में है अभी। जैसे निशु कल बात कर रही थी हमसे, उन्होंने खुद करके पूछा हमसे कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था, मे बी क्लास में वो क्लियर नहीं हुआ था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ कुछ पूछ सकते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखना है। अगर लिखने की इच्छा हो तो लिख सकते हैं, वरना रीजन तो बहुत सारे हैं। रीजन उनमें से सबसे बड़ा यही रीजन है कि हमें लिखना नहीं आता है। लेकिन जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो लिखना कहां से आएगा, प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है। पहले आपको लिखना तो शुरू करना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट फर्स्ट, उसके बाद आपकी सेकंड प्रॉब्लम शुरू होगी कि ऐसा लिखना है, वैसा लिखना है, क्या ऐड करना है, क्या छोड़ना है, कितना लंबा लिखना है, क्या हेडिंग को अंडरलाइन करना है, किस डायग्राम कहां पर बनाना है, फ्लो चार्ट कहां पर बनाने हैं। वो आपका नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है। आप उस पहले स्टेप में ही आप गए नहीं तो सेकंड स्टेप कैसे करेंगे फिर। तो जो तो लिख रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं लिख रहे हैं वो लिखना शुरू कर दो। नहीं तो फिर आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उतने में प्रीलिम्स नजदीक आ जाएगा, तो फिर आपकी तैयारी पूरी की पूरी प्रीलिम ओरिएंटेशन हो जाएगी। आप वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। फिर बोलेंगे आपकी नहीं नहीं अब तो मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और हम भी आपसे यही कहेंगे कि नहीं अब मेंस की तैयारी मत करो, अब पूरा का पूरा अपना फोकस प्रीलिम पर शिफ्ट कर दो। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है जहां पर आप प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी दोनों साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब आ जाएगी, एक बार नोटिफिकेशन आ गई, ये पता लग गया कि आने वाला है एग्जाम अब, तो आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। चाह कर भी आपको लगेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने मेंस का पढ़ लिया तो प्रीलिम कहीं क्लियर नहीं हुआ तो फिर जाकर क्या होगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन को लिखना शुरू करो। टेलीग्राम आपके पास है, शेयर करना शुरू करो उस पर। कई बार हम नहीं चेक कर पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने वो लिखा भी तो है। कोशिश हमारी यही रही कि सब हम चेक ही कर पाए। लेकिन जब आप उनको नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने जीके जीएस सेक्शन कितना आपने खुद से पढ़ लिया है। अगर हम आज की बात कर रहे हैं, हम पढ़ाएंगे आपको आइलैंड्स ऑफ इंडिया, आपने पढ़ा हुआ है पहले, आपका रिवीजन हो जाए, कुछ नोट्स आपके ऐड हो जाएंगे। आप मैदानी इलाकों की बात करें, कोस्टल प्लेन्स हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, वो भी आपने पढ़ा हुआ है। सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, लेकिन आप उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे मेंस की तरफ से, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर के लिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्या कह रहे हैं सर, मेरे अभी एग्जाम। ठीक है, क्या कह रहे हैं पर ये सर क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे ना क्वेश्चंस,
क्वेश्चन मैंने कहा था, एक क्वेश्चन जब लास्ट स्लाइड में मैंने कहा था कि दिस इज द क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो, और एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। सो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था, तो ये तो अब लिखना ही पड़ेगा आपको। खैर, डिफरेंसेस के लिए ठीक है, लोकेशन टी पैरेलल लोकेशन एक्सटेंट देख रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है वैसे। ओके, चलो पहले क्लास पर आ जाते हैं, फिर जो बचे हुए हैं लास्ट में मुझे याद दिला देना, लास्ट में इनको देख लेंगे, ठीक है, जो बचे हुए हैं अब, क्योंकि पहले क्लास शुरू कर लेते हैं, फिर जो बचे हुए होंगे उनको एक बार लास्ट में देख लेंगे, जैसे रोहन के हैं या किसी और के बचे हुए हैं, जैसे सुषमा है आई थिंक। आपने जो नाम लिखे हुए हैं, वेरी गुड। देखो ऐसे मजा आता है जब आप अपने क्वेश्चन के साथ नाम लिख रहे हैं ना, तो मुझे आसानी हो जाती है, साथ ही साथ में ऊपर भी नाम लिखा हुआ है, पीडीएफ में भी नाम लिखा हुआ है, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि आप लोग जब इस तरीके की चीजों को आसान कर देते हैं, अपने लिए भी हमारे लिए भी इजी कर देते हैं। आपको भी पता लग जाएगा कि भैया आपकी फाइल कहां पर है, डायरेक्टली पता लग जाएगा, और हमें पता लग जाएगा कि कहां पर आपने लिखा हुआ है। सो दैट कैन बी ईजियर, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो ऐसा करके आप आने वाले जो भी आप आंसर लिखेंगे उन सब में आपने ऐसा ही कर देना। खैर, अब क्लास पर आते हैं, अपना पूरा का पूरा फोकस आप यहीं पर रखिएगा। इससे पहले जो हम कवर कर चुके हैं वो हम पेनिनसुला प्लेटो के बारे में पढ़ रहे थे, और उस पेनिनसुला प्लेटो के बारे में हमने बहुत सारे प्लेट्यूज के बारे में कहा कि क्यों जो पेनिनसुला प्लेटो है, प्रायद्वीप पे पठार है, उसको पेनिनसुला प्लेटो को प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यूज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्लेटो है, मालवा प्लेटो है, मेवाड़ प्लेटो है, देन ये बुंदेलखंड, बाघेलखंड, मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, फिर आते हैं दक्कन की तरफ को, और दक्कन पठार में हमारे पास है महाराष्ट्र में है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, सीमांध्र है, रायलसीमा है। देन हम ऊपर की तरफ जाते हैं, उसका नॉर्थ ईस्ट जो एक्सटेंशन है वो आपका मेघालय प्लेटो हो गया, कार्बी एंगलोंग प्लेटो हो गया, वो आई थिंक पूरा पूरा क्लियर होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि पेनिनसुला प्लेटो में जो अलग अलग रेंजेस है वो, या फिर हिल्स की हमने बात की थी कि कौन कौन से वो हिल रेंजेस है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी अरावली रेंज की, दैट इज रेजिडुअल माउंटेन, जिसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिकार है, माउंट आबू जो हमने देखा था। तो कहां से कहां तक एक्सटेंशन है उसका, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक एक्सटेंशन है, रेजिडुअल माउंटेन है। उसके बाद हम थोड़ा सा वहां से शिफ्ट हुए थे और साउथ की तरफ आए थे, हमने सतपुड़ा के बारे में, विंध्यास के बारे में देखा, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सतपुड़ा, और वो उनका कहां से कहां तक एक्सटेंशन है, और सतपुड़ा की कौन सी हाईएस्ट पीक है, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। और साथ ही साथ में हमने देखा था कि विंध्यास का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, जो महाराष्ट्र के साथ थोड़ी सी सीमा लगती है, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र के साथ जो बाउंड्री टच होती है, या फिर आपके उसके आगे की ओर जाएं, छत्तीसगढ़ वाला इलाका है जो छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को टच करता है, तो वो हमने देखा था। एंड उसके बाद हमने देखा था, नीचे की ओर आए थे ना, हिल्स में आए थे हम, वेस्टर्न घाट हमने देखा था, ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट को हमने अलग अलग सेक्शन में बांटा था, और इसी तरह ईस्टर्न घाट को भी हमने अलग अलग सेक्शन में बांटा था। हिल्स की अगर बात की जाए तो उसमें हमने बात की थी कि नॉर्थ से साउथ कौन से हैं और साउथ से नॉर्थ कौन से हैं। एक सबसे पहले हमने बात की थी सतमाला की, कि वी हैव द सतमाला पीक, और उस सतमाला के बाद कौन कौन सी पीक्स थी वो, एक हमारे पास हो गई थी सतमाला पीक, और उसके बाद हमारी कौन सी हो गई थी, अजंता। देन यू हैव दिस क्या नाम था उसका, नाम नहीं आ रहा है, हरीशचंद्र और हरीशचंद्रगढ़ उसकी हाईएस्ट पीक थी। ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारी पीक्स की बात की थी, और उसके बाद नीचे को आए थे हम बालाघाट। बालाघाट के नीचे हमारी पीक थी, क्या कहते हैं उसे, नीलगिरी, जहां पर 3 जो राज्य हैं उनको टच करता है, साथ ही साथ में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। वी हैव कार्डमम हिल्स, वी हैव पालनी हिल्स, जाबादी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, जब ऊपर की ओर हम गए थे। नीचे लास्ट में सबसे आपके कौन से थे, कार्डमम हिल्स, जिसमें इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने नॉर्थ से साउथ वो सब चीजें कवर कर ली थी। एक बार इसको भी देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। धूपगढ़, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक। आई होप कि आप पढ़ करके आए हैं। अब एक दिन क्लास नहीं हुई क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी है, एक हफ्ते कर, जैसे जो पीडीएफ हम आपको दे रहे थे ना उसमें थोड़ा सा बिजी है, क्योंकि एक हफ्ते तक एचएस के अभी मेंस के टेस्ट चले हैं। हाँ, उसके बाद बाबा बुदान हिल्स, एक हफ्ते थोड़ा बिजी रहेंगे। क्लासेस तो हो जाएंगी, क्लासेस कैसा नहीं है, होगा नहीं। एक टेस्ट हो चुका है, आज टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट चले हैं अब। तो एक रेस्ट आज था, कल होगा, परसों होगा। अगर आपको भी टेस्ट देना होगा तो हम आपको शेयर कर दें एक बार, लेकिन मुझे लगता नहीं आप लोग अभी लिख पाएंगे उन क्वेश्चंस को।
उसके लिए अभी आपको थोड़ा बहुत और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार टेस्ट हम आपको एक भेज देंगे, फिर भी आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में अब फिर से नहीं आ रहे हैं कि वी हैव दिस आपका बुंदी बागेलखंड प्लेटो हो गया, विंध्याचल सतपुरा और सोन महानदी निकल रही है, यहां से छोटा नागपुर प्लेटो हो गया, मेसा पेटा नेतरहाट जो है पाट पाट कौन सा इलाका है जो ऊंचा क्षेत्र है लेकिन ऊपर से वो सपाट क्षेत्र है। कौन कौन सी निकलती है नदियां, उत्तरी कोयल हो गई, दक्षिणी कोयल हो गई, शंख हो गया, बराकर, दामोदर एंड स्वर्णरेखा। इसी रिवर को, इस छोटा नागपुर प्लेटो को कौन अलग करती है, तो वी हैव दामोदर रिवर। इसी को कहा जाता है रर वैली ऑफ इंडिया। कोयला मिलता है यहाँ पर, हजारीबाग और कोडमम पठार इसके ऊपर वाले पोर्शन कहा जाता है, नीचे भी है रांची प्लेटो। देन हमने देखा था ये दंडकारण्य प्लेटो, और दंडकारण्य प्लेटो को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है बस्तर का पहाड़, और इधर उड़ीसा में कहा जाता है कालाहांडी का पठार। और यही कालाहांडी वाला क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट के लिए फेमस है, और इधर बस्तर का पठार जो है वो आपका आयरन ओर के लिए फेमस है। और दिल्ली राजहरा सबसे फेमस है यहाँ पर जो माइन है, यहीं से आपकी इंद्रावती रिवर निकलती है, नीचे आपका तेलंगाना हो गया, इधर आपका आंध्र प्रदेश हो गया। सवरी और सलेरू है, और नीचे आपकी गोदावरी रिवर है। अब जो जिन्होंने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है उनको समझ आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको पहली क्लासेस देखनी पड़ेंगी इसके लिए। मेघालय प्लेटो के बारे में हमने देखा था, गारो खासी जयंतिया। आपको ये याद होना चाहिए, रट्टा अब आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए आपको हो सकता है जो टाइम लग रहा है ना उसको ले लो। अगर आपको टाइम लग रहा है, एक बार ही तो आपके नोट्स बनेंगे, बार बार थोड़ी ना नोट्स बनेंगे। तो नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, आप 1 घंटा दे रहे हैं उसमें, तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। लेकिन 2-3 घंटे अगर आप दे रहे हैं नोट्स बनाने में तो उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर मेघालय प्लेटो है, गारो खासी जयंतिया, यही आपको याद रखना। आईसीयू, आईसीयू से आयरन, वी हैव कोल, लिग्नाइट है, और दूसरा यूरेनियम हो गया। इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, नॉर्केक, शिलोंग और मरगंशी है। यहीं पर सबसे आपकी हाईएस्ट जो वर्षा होती है वही होती है मानेसराम जिसे हम कहा जाता है। बीच में राजमहल गारो गैप है, मालदा गैप जिसे कहते हैं, वहीं से जाकर के आपकी गंगा नदी बहती है। फिर हमने देखा था इस तरीके से दक्कन पठार, और दक्कन पठार में वी हैव दिस इज महाराष्ट्र प्लेटो, और महाराष्ट्र के साथ में जो लग रहा है तेलंगाना प्लेटो। इस तेलंगाना प्लेटो का ही निचला जो भाग है ये वाला, इसे कहा जाता है रायलसीमा पठार, और बिल्कुल इसका ईस्टर्न पोर्शन इसे कहा जाता है सीमांध्र क्षेत्र, और सीमांध्र प्लेटो कहा जाता है। देन वी हैव इसके नीचे जो आ रहा है यहाँ पर, महाराष्ट्र प्लेटो के नीचे जो आ रहा है बेंगलुरु प्लेटो आ रहा है, और बेंगलुरु प्लेटो के साथ में नीचे जो है वी हैव मैसूर प्लेटो। और कौन कौन सी नदियां यहां से गुजरती हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। माउंटेन एंड हिल्स ऑफ द पेनिनसुला में हमने सबसे पहले बात की थी अरावलीज की। वी हैव काठियावाड़ हिल्स हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुरा, पश्चिम घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स। तो इसको हमने कुछ इस सीक्वेंस में देख लिया था। सबसे पहले अरावलीज की जब बात हुई थी तो पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक, मैं आपको सिर्फ यहां पर ऐसा करवा रहा हूं कि ज्योग्राफी ऐसे हो जाए फिंगर्स पर आपकी, कि जो हमने पेनिनसुला प्लेटो में पढ़ा था, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी तो उसको रिकॉल कर पाने के लिए आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। यहां पर सिर्फ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे, इससे पहले हमने वो कवर कर लिए हैं। अब देखो अरावलीज है ये मेघालय प्लेटो में, जब हमने देखा था दिस इज मेघालय प्लेटो, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें देखा था आईसीयू। यहां पर क्या देख रहे हैं, एलआईसी। तो आईसीयू तो हमने वहां पर देख लिया कौन कौन से मिनरल्स हमें मिल रहे हैं। वैसे ही जाकर के अरावली हिल्स में भी हमें कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं, वी हैव दिस एलआईसी। तो एलआईसी लेड हो गया, आयरन हो गया, देन वी हैव कॉपर, तांबा जिसे कहते हैं, तांबा, लोहा और सीसा हमें देखने को यहां पर मिल रहा है जो मिनरल मिलते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने बात की थी विंध्याचल की। विंध्याचल गुजरात से लेकर के आपका हो गया ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका, और इसमें विंध्याचल कहां कहां से जा रही है हमें ये याद रखना था। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना पीक। विंध्याचल में पूछा था मैंने आपको, सतपुड़ा पूछा था, और सतपुड़ा की आपने बताया था सतपुड़ा की आपने हाईएस्ट पीक बताई थी धूपगढ़। अब देखो यहां पर हम जब बात कर रहे थे, वी हैव दिस गॉडविल ऑस्टिन, सद्भावना चोटी जिसे कहते हैं, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी। इसके नीचे कौन सी है, नर्मदा नदी है। ब्लॉक माउंटेन है, लाइमस्टोन संगमरमर से बना हुआ है। ये संगमरमर तो आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि हिमाचल की ज्योग्राफी से, हिमाचल की हिस्ट्री से संबंधित है, जो आप लोगों ने पहले भी हमें बताया हुआ था। इसके बाद जब हमने बात की थी सतपुरा की, और सतपुरा 7 रेंजेस से बना हुआ है, जिसमें से आपको जरूरी याद रखने के लिए राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव हिल्स, मैकॉल रेंज, अमरकंटक प्लेटो है विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो आपको ब्रह्मगुरा है और सतपुरा जो प्रॉपर है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये 5 जो है 5 ज्यादा जरूरी हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। राजपीपला, गाविलगढ़, आपका महादेव, मैकॉल और अमरकंटक प्लेटो, दिस इज योर अमरकंटक प्लेटो। तो मैंने कहा कि आपकी गुजरात में आपका राजपीपला हो गया, गुजरात में राजपीपला हो गया, गाविलगढ़ में आते हैं वेस्टर्न यूपी में, देन वी हैव सेंट्रल यूपी एंड देन वी हैव ईस्टर्न यूपी। और यही सेंट्रल यूपी में अगर आप देखें वी हैव महादेव हिल्स, और उसी महादेव हिल्स में धूपगढ़ जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। अब इसको सुनो, जितना सुनोगे 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 वो याद हो जाएगा, लेकिन जितना आप चीजों को अवॉइड करोगे बेशक आप यहां पर अभी मत देखो,
हमारा रिवीजन सेशन चला हुआ है। जितनी आपके दिमाग में बैठती जाएंगी चीजें, उतना आपको इसको फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने देख लिया, सुन लिया, तो आपका वो चलता रहेगा। इसीलिए ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके सुन लो, चाहे जैसा आपको ठीक लगता है, क्योंकि देखने की जरूरत आपको है नहीं। तो मैंने कहा आपका गुजरात में राजपीपला हो गया, वेस्टर्न यूपी में गाविलगढ़, सेंट्रल यूपी में आपका सेंट्रल मध्य प्रदेश में, सॉरी, सेंट्रल मध्य प्रदेश में महादेव हो गया, और महादेव में धूपगढ़ जो सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बाद हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि पंचमढ़ी इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके साथ में अमरकंटक प्लेटो है, और अमरकंटक प्लेटो से ही हमारी सोन रिवर निकलती है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और उसके बाद नीचे एक बेतुल प्लेटो है, और बेतुल प्लेटो से हमारी तापी नदी निकलती है। देखो ऊपर हमारी नर्मदा रिवर थी, और नर्मदा रिवर के ऊपर विंध्याचल है। जैसा हमने देखा, पहले विंध्याचल हो गया, नीचे नर्मदा हो गई, और नर्मदा के नीचे आपकी हो गई ये सतपुरा, और सतपुरा के नीचे आपकी हो जाती है तापी रिवर। और तापी रिवर कहां से निकलती है? बेतुल प्लेटो से निकलती है। और बेतुल प्लेटो के नीचे हमारी कौन सी हो गई? अजंता की पहाड़ियां। अजंता की पहाड़ियां, या आप कहें इसके नीचे सतमाला भी है वैसे, और सतमाला के नीचे आपकी अजंता की पहाड़ियां हो गई, और उस अजंता की पहाड़ियां के नीचे आपकी हरिश्चंद्र हो गया, बालाघाट हो गया है, बाबूदान हिल्स हो गया है, नीलगिरीज हो गया है, इस तरीके से। फिर हमने देखा था वेस्टर्न घाट का, और वेस्टर्न घाट का डिवीजन हमने किस तरीके से किया था? तो फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी हमारा वेस्टर्न घाट चला हुआ था। तो वी हैव दिस वेस्टर्न घाट्स, कहां से लेकर के? तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। उसमें हमारे पास उत्तरी सह्याद्री है, क्योंकि इसको सह्याद्री माउंटेन भी कहा जाता है, तो वी हैव उत्तरी सह्याद्री, नदन सह्याद्री जिसे कहा जाता है। और इसमें गुजरात और महाराष्ट्र का पोर्शन आता है, और सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो महाराष्ट्र का ही आता है, गुजरात का थोड़ा कम इलाका आता है इसमें। मध्य सह्याद्री में गोवा और कर्नाटक आता है, और कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट की अगर बात की जाए, तो वेस्टर्न घाट का सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपाइड रीजन है, दैट इज बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटका। देन वी हैव दिस नीलगिरी, एंड नीलगिरी के नीचे आपका जो आ रहा है दक्षिण सह्याद्री, केरल और तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है, और इसकी औसतन ऊंचाई 1200 किलोमीटर के 1200 मीटर के आसपास है, और औसतन जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर के आसपास है। इसी के बाद हमने देखा था कि यहां पर आपकी सलेयर है, और कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक, और यहीं से आपकी गोदावरी नदी निकलती है। थालघाट और भोरघाट के बारे में हमने देखा था, थालघाट और भोरघाट। थालघाट कनेक्ट मुंबई टू नासिक, एंड देन मुंबई टू पुणे। तो पहले थालघाट हो गया, भोरघाट हो गया, ठीक है, थाल हो गया और भोर हो गया। ये थाल किस कनेक्ट कर रहा है? मुंबई टू नासिक। थाना से याद रखना चाहे, थाना, ठीक है, था से हो गया थालघाट, है ना, नीचे हो गया भोरघाट। चलो ऐसे करके याद रखते हैं। महाबलेश्वर हो गया नीचे, जहां से कृष्णा नदी निकल रही है। वी हैव डोडा बेटा पीक, डोडा बेटा पीक एंड बाबुल मेला, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वेस्टर्न घाट की बात करें। देन वी हैव दिस मुलायनगिरी, बाबा बुदान हिल्स में सबसे जो हाईएस्ट पीक है दैट इज मुलायनगिरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी यहाँ की। देन उसके बाद आ रहा है हमारा लोह यासक के लिए जो मिडिल वाला पोर्शन है, जो मिडिल वाला पोर्शन है, जो मोस्टली गोवा और कर्नाटक वाला था, ऊपर महाराष्ट्र और गुजरात वाला था, अब गोवा और कर्नाटक है जिसमें सबसे ज्यादा रीजन आ रहा है। और लोह यासक के लिए वो फेमस है यहाँ पर, कौन सा? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख का मतलब होता है, कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़े के मुंह जैसा मुख, कुद्रेमुख, क्योंकि उसका आकार जो है वो घोड़े के मुख की तरह ही है, इसलिए हम कैसे कुद्रेमुख कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कुद्रेमुख, विच इज इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका, फेमस फॉर द आयरन ओर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। देन उसी के साथ में हमारा आ रहा है बाबा बुदान हिल्स। जो कॉफी की प्लांटेशन हुई वो सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स में ही हुई, और इसके साथ में ही हमारा नीलगिरी की पहाड़ियां हैं नीचे, जहां पर आपका सब चीजें यहां पर मिल रही हैं। सो हेयर वी हैव पालघाट विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और अन्नामलाई हिल्स हैं। और नीचे हमारा क्या है? सेनकोटा, ठीक है। ये इसके बाद की अगर बात की जाए, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हो गई, अनाईमुदी, अनाईमुदी अन्नामलाई हिल्स में, अन्नामलाई अनाईमुदी, तो अन्नामलाई अनाईमुदी, अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सदर्न, जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दिख रहे हैं ना, वहां की सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास आता है लास्ट में अगस्तामलाई, एंड अगस्तामलाई इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। समझ आ रहा है? फिर हमने देखा था ये कौन कौन से घाट है, तो थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया, सेनकोटा गैप हो गया, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम अभी तक एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए। फिर जब हम बात कर रहे थे अलग अलग रेंजेस की, मैंने कहा आपको अभी पहले ही बता दिया था मैंने, तो ये हरिश्चंद्र रेंज हो गया, बालाघाट हो गया, बाबूदान हिल्स हो गया। बाबूदान में मुलायनगिर जो हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी में डोडा बेटा है, अन्नामलाई हिल्स में अनाईमुदी है, पालनी हिल्स हो गया, कार्डमम हिल्स हो गया, लास्ट में हमें अगस्त्यामलाई हिल्स जो हमें लास्ट में दिख रहे हैं। अगस्त्या कोंडम इज द हाईएस्ट पीक, अगस्त्या कोंडम जो हमें लास्ट में दिख रही है यहाँ पर, अगस्त्या कोंडम देखो ये वाली, और नीचे हमें कार्डमम हिल्स दिख रहा है, इधर अन्नामलाई दिख रही है, नीलगिरी दिख रहा है। इधर के ऊपर को जाएं तो वी हैव दिस
बागलकोट, बालाघाट ऊपर था आपका, है ना। सतमाला, अजंता हो गया, सतमाला हो गया, हरीशचंद्र हो गया, बालाघाट रेंज हो गया। नीचे हमारे पास दिख रहा है बाबूदान हिल्स और यहीं पर मुलायनगिर है। कुद्रेमुख हमारे पास इधर हो गया, विच इज द हाईएस्ट पीक, विच इज फेमस फॉर आयरन ओर। देन हम ईस्टर्न की तरफ आए थे, तो ईस्टर्न का हमारे पास ये वाला हो गया था गरजात हिल्स और नल्ला मलाई हो गया, पालकोंडा, जवादी हो गया, शेवरॉय हिल्स इंपॉर्ट थे। और इस सीक्वेंस में भी अगर आपने याद रखे होंगे तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं रखे हैं तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, या तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ऊपर से नीचे को, नॉर्थ से साउथ को, या पूछे जा सकते हैं ईस्ट से वेस्ट को, या वेस्ट से ईस्ट को। किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो तो एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन हमें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें अपने नजरिए से तो सारा पता होना चाहिए। यहां तक बताओ, अब चीजें क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत है, परेशानी है कुछ? हाँ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है कुछ क्या? बताइए। एक दो थे क्लास में भी, कौन कौन थे क्लास में? बताओ बताओ बताओ, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना कुछ? बताइए बताइए बताइए। निशु, चांदनी, मंजू, राहुल, संतोष, कविता, नीलम, आरुषि, क्योंकि आप लोगों के नाम अब याद हो चुके हैं। काजल, जिनके नाम याद नहीं हुए वो अभी क्लास में है ही नहीं। रीता, अंकित, रोहन, इतने ही हैं, और भी हैं। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। और इससे आगे क्या कवर करना है हमने? कोस्टल प्लेन्स। क्योंकि कोस्ट वाला इलाका है तो कोस्टल प्लेन बनने की संभावना भी तो है ही अब, है ना। ओके, शिवानी भी है। तो कोस्टल प्लेन है हमारे तक अभी, जैसे हमारे पास पहाड़ हैं तो पहाड़ के बाद हमारे पास मैदानी इलाका भी है, तो वैसे ही जाकर के, क्योंकि हमारे पास एक कोस्टल प्लेन पहले से ही है, ये हमारे पास कोस्टल प्लेन हो गया। अगर मैं ये कहूं कि हमें ये दिख रहा है, ये कोस्ट है ना, ये हमें दिख रहा है कोस्टल प्लेन, हमें इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला रीजन जो है। अब नदियों के द्वारा ही ये बनाया गया होगा कोस्टल प्लेन जो है, ज्यादातर कोस्टल प्लेन जो है नदियों के द्वारा ही बनाया है, लेकिन ये वाला जो है, ये यहां पर दिस इज ड्यू टू द सबमर्जेंस, ये वाला। और ये वाला जो ज्यादातर बनाया गया है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि अगर इस पेनिनसुला प्लेटो को ऐसे बनाया जाए तो इसका स्लोप कुछ ऐसा है ना, ऐसे स्लोप है इसका, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जाकर के स्लोप है इसका। तो अगर स्लोप ही ऐसा है तो नदियां इस तरीके से ही जाएंगी और नदियां यहां पर इरोजन कर देंगी, और उसी इरोजन से यहां पर प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम कहलाते हैं इसको कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान क्षेत्र। अब ज्यादातर जो तटीय मैदान क्षेत्र है वो हमें कहां पर दिखाई देंगे? इस वाले इलाके में, जो वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, क्योंकि नदियां जो आ रही हैं वो ज्यादातर ऐसे ही आ रही हैं, ठीक है, ऐसे ही नदियां आ रही हैं और इस वाले इलाके में ज्यादा इरोजन कर रही हैं, और प्लेट जो उनका फॉर्मेशन है, क्या कहते हैं उनको, मैदानी क्षेत्र है, उनका फॉर्मेशन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन वैसा ही इस वाले क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। और वैसा इस वाले क्षेत्र में क्यों नहीं है, इसका भी एक रीजन है। जो पेनिनसुला प्लेटो है हमारा, पेनिनसुला जो प्लेटो है वो पहले तो हार्ड रॉक से बना हुआ है, बना हुआ ना हार्ड रॉक से, उसका इरोजन बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस साइड तो हुआ है क्योंकि नदियां ही इस तरफ बह रही हैं। इस तरफ अगर देखा जाए, अगर दूसरी तरफ देखा जाए ना, वेस्ट की तरफ देखा जाए, तो वेस्ट की तरफ अगर देखा जाए तो यहां पर हमें उतनी ज्यादा नदियां दिखाई नहीं देती हैं जो बह रही हैं। मेजर हमारे पास नर्मदा और तापी नदी ही हैं, लेकिन वो भी ब्रंश वैली की तरह बहती हैं, एक घाटी में बहती है वो। आप सोचिए एक वैली है, उस वैली में वो नदियां बहती हैं आगे, ऐसा तो नहीं है प्रॉपर वैली, लेकिन उस वैली में ही आपकी आगे की ओर वो बहती हुई नजर आती है हमें। तो ये उतना इरोजन नहीं करती हैं और साथ ही साथ में वो यहां पर डायरेक्टली पानी के साथ मिल जाती हैं,
ठीक है, जैसे ये है, दिस इज गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात है हमारे पास, और गल्फ खंबात में ये मिल जाती हैं, और यहाँ पर एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है, ना कि डेल्टा का। लेकिन जो इस तरफ हमारी नदियां आती हैं वो काफी लंबा क्षेत्र तय करती हैं, और उस लंबे क्षेत्र तय करने के साथ ही साथ में वो इरोजन भी ज्यादा ही करेंगी, मियंडरिंग भी ज्यादा ही होगी। ऐसा ही होगा जैसे हमारी हिमालयन रिवर्स है, इंदस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो भी बहुत लंबा रास्ता तय करके हमारे पास आ रही हैं, आगे जाकर के समुद्र में मिल रही हैं। जितनी लंबी नदी होगी उतनी ही उसमें मियंडरिंग भी होगी, क्योंकि वो जैसे ही ओल्ड फेज में पहुंचना शुरू होगी तो वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी, डेपोजिशन बढ़ जाएगा। जैसे ही डेपोजिशन आपका बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आगे नदी पहुंचेगी, फ्लो उसमें ज्यादा रहा नहीं। लेकिन वैसा ही हमें इस वाले सेक्शन में देखने को नहीं मिलता है कि भैया बहुत ज्यादा कम फ्लो आ गया इसमें, बहुत ज्यादा मियंडरिंग इसमें है, वैसा नहीं है। लेकिन चाहे वो इन नदियों में हो, चाहे वो आपका ऊपर वाली नदियां हो, उसमें हमें मियंडरिंग और जो डेपोजिशन वाली एक्टिविटीज है वो ज्यादा देखने को मिलती है, और जब वो मुहाने पर पहुंचती हैं, समुद्र के आसपास पहुंचती हैं, तो वो बिखर जाती हैं कि ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, जैसे ही समुद्र के पास पहुंच रही है ऐसे ऐसे पहुंच रही है, ऐसे आराम 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 से, और यहां पर जैसे ही पहुंच रही है आगे ऐसे हो जाएंगी वो। तो ये एक उसकी स्ट्रीम हो गई, एक ये ऐसे आगे जाकर के स्ट्रीम उसकी बन जाएंगी, और वो समुद्र में मिलने से पहले, ये समुद्र है, इस समुद्र से मिलने से पहले वो नदियां कुछ ऐसी हो गई हैं, वो अलग अलग स्ट्रीम्स में बह रही हैं, और यहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि वाई हिमालयन रिवर्स जो है वो जो क्या डेल्टा बनाती हैं, ज्यादा डेल्टा बनाती हैं हिमालयन रिवर्स, ना कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ये कुछ एक यहां पर बना देती हैं, लेकिन उतना ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वो कोई यहां पर ये डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ज्यादा आप डेल्टा देखें तो यहाँ सुंदरबन डेल्टा वाला आप इलाका देख लो कि बहुत बड़ा जो डेल्टा है वो यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती हैं, वैसा हमें यहां पर देखने को मिलता है। वर्ड फुट डेल्टा, हाँ देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टास। तो एक कहानी तो हमारे पास ये होगी। यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, और जो हिमालयन रिवर्स है वो डेल्टा क्यों बनाती हैं। आज के ही जो एचएस का मेंस था उसमें हमने टेस्ट में इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। सो वी हैव कोस्टल प्लेन्स, थोड़ा बहुत आपको याद रहे तो ठीक है कि भैया 6100 किलोमीटर है, रन ऑफ कच्छ से जाकर के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वहां तक इसकी कोस्टल लाइन जाती है। नैरो स्ट्रिप बिटवीन पेनिनसुला प्लेटो एंड द कोस्टल लाइन, रिवर डिपॉजिट करती है। अब प्लेन्स क्यों बनाएगी। अब देखो इतनी बड़ी स्लाइड है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका आधा हिस्सा करना है। जैसे यहां पर आपने लिख दिया कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, आपने यहां पर लिख दिया कोस्टल प्लेन्स ऐसे जाकर के ही, और यहीं पर आपने बता दिया कि वे कोस्टल प्लेन कितना है, लगभग कहां से कहां तक है, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू यहां तक पेनिनसुला प्लेटो एंड कोस्टल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों बनाया जाता है ये पेनिनसुला प्लेटो, वाई, और वाई आपने इसका आंसर यहीं पर दे दिया कि ये जो रिवर का डिपोजिशन है, रिवर के डिपोजिशन से प्लस साथ में लिख दिया सी वेव इरोजन हो गया, सी वेव का इरोजन हो गया, प्लस जो सबमर्जेंस है, क्योंकि सबमर्ज हुआ होगा कोई चीज और उसके ऊपर आपका डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हो गया, ये सबमर्ज हो गया, डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो प्लेन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपने एक चीज और कर दी, एंड सबमर्जेंस। अलुवियल डिपॉजिट जो है वो प्लायोसीन से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक है, प्लायोसीन टाइम पीरियड से प्रेजेंट टाइम तक है। लिखना है लिख सकते हैं, नहीं लिखना है नहीं लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सिडेंस ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल से टाइम पीरियड में ही आपका घाट्स का फॉर्मेशन हुआ, जब इनका सबमर्जेंस हुआ है, वो भी आप अब इतना ही आपको इस स्लाइड से इतनी चीज आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे हम कल बता रहे थे आपको, दीज नोट्स पता नहीं कहां चले गए, अब समय पे नहीं मिलते हैं, मैंने यही निकाल के रखा था पहले दिखाने के लिए आपको। सो वी हैव कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, कितना है ये सब चीजें। सो वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। इनको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास ये आपको डायग्राम बनाना है, जैसे आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं वैसा बना दो, अच्छा बनाना है अच्छा बना दो आप। सो ये कोस्टल प्लेन्स, एक तो हो गया आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक हो गया आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वैसे ही जैसे कि वेस्टर्न घाट्स वैसे ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। उन घाट्स की तरह ही हम देख रहे हैं अब प्लेन वाला फॉर्मेशन। तो मैदानी इलाका जो है, उस मैदानी इलाके में हमने उसका डिवीजन कर दिया। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो वेस्टर्न मैदानी इलाके हैं उसमें गुजरात कोस्टल प्लेन हो गया, कोंकण कोस्टल प्लेन हो गया, कर्नाटका कन्नड़ हो गया, देन केरल हो गया, मालाबार हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, कोस्टल प्लेन। अब इनके नाम हो सकते हैं वो अलग अलग हो, वो उसी क्षेत्र के वहां वाले जो लोग हैं उसको क्या कहते हैं वो वैसा हो सकता है। तो हमारे पास पहला है गुजरात वाला, देन वी हैव कोंकण कोस्ट, कर्नाटका या कन्नड़ कोस्ट, देन वी हैव केरला एंड द मालाबार कोस्टल प्लेन। कौन से वाला, ये वाला इलाका जो है। देन वी हैव ईस्टर्न वाला पोर्शन,
और उस ईस्टर्न वाले इलाके में पहले भी है उत्काल कोस्टल प्लेन, जो आपका उड़ीसा वाला जो पोर्शन आता है, दिस इज उत्काल कोस्टल प्लेन, और उसके बाद हमारा आंध्रा कोस्टल प्लेन, देन वी हैव कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, एंड दिस इज आंध्रा और दिस इज हमारा कोरोमंडल कोस्ट। तो इस तरीके से हमारा 3 डिवीजन है इसके। लेकिन ये डिवीजन भी हम थोड़ा बहुत इसमें अंदर जाकर के देखेंगे। देयर इज अ डिवीजन बाय द रिवर्स एंड डिवीजन बाय द रीजन्स। तो वो 3 रीजन है, रिवर के द्वारा 2 ही रीजन है यहां पर अगर बात की जाए इसकी। वो आगे की बात है जिसको हम और स्पष्ट तरीके से करेंगे, लेकिन पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोस्टल प्लेन 2 तरीके से विभाजित हो गया, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। और उसी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को थोड़ा बहुत आगे जाकर के हम देखते हैं। फर्स्ट वी हैव, अच्छा, काठियावाड़, कोंकण, ये कन्नड़, अलग अलग नाम मैंने आपको बताया अभी। जैसे यहां पर है कन्यूम कोस्ट है, कन्नड़ कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, तो सेम बात ही है जो मैंने आपको पहले बताई है। उत्काल हो गया, आंध्रा हो गया, कोरोमंडल हो गया। ये तो इजी है याद रखने के लिए। देखो ये तो 3 ही है यहां पर, उत्काल, आंध्रा और कोरोमंडल। इसमें भी आपको क्या है कि काठियावाड़, ये तो इजी है, दिस इज सिंपल, कि काठियावाड़ हो गया, गुजरात हो गया, तो वो तो आपके टिप्स पर याद रह ही जाएगा। उसके बाद जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन होगा वो आपका ये वाला हो सकता है। वी हैव दिस कोंकण कोस्ट, जो कोंकण कोस्ट हमें यहीं पर दिख रहा था, कोंकण कोस्ट। तो एक कोंकण कोस्ट, दूसरा कन्नड़ कोस्ट, यहां पर भी कन्नड़ कोस्ट था, बस कर्नाटका कन्नड़ एक ही हो गया। कर्नाटका वाले में यहाँ पर रीजन में देखते हैं ना कि कन्नड़ आपको बोलनी ही पड़ेगी, कन्नड़ बोलनी पड़ेगी। जब आप कर्नाटक यहाँ पर रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, आपको बोलनी पड़ेगी कन्नड़, तो आप वहां पर भी देखते हैं ये सारी चीजें। तो वी हैव कन्नड़ एंड कर्नाटका, देन वी हैव केरला एंड द मालाबार कोस्टल प्लेन, जो आपको ये वाला रीजन दिख रहा है, कन्याम कोस्ट दिख रहा है, ठीक है। देन लास्ट, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर बात की जाए तो कहां से कहां तक एक्सटेंड है, यहां से सूरत से लेकर के जो गुजरात है, उस गुजरात से लेकर के यहां कन्याकुमारी तक। वैसे ही जैसे वेस्टर्न घाट से, उस वेस्टर्न घाट में ही जैसा एक्सटेंशन उसका होगा वैसा ही एक्सटेंशन इसका भी होगा। जितना किलोमीटर वो होगा, जैसे 1600 किलोमीटर था, 1600 किलोमीटर एक्सटेंशन था, तो इसका भी तो लगभग उतना ही एक्सटेंशन होगा। 1400 लिखा हुआ है तो 1600 के आसपास, 1400 1600 जितना आप लिखना चाहे, उसमें कोई गिरने वाला नहीं है। अगर आप 1500 भी लिख रहे हैं तो वो सराउंडिंग में ही है, अप्रोक्सीमेटली ही है वो। सबमर्ज्ड प्लेन्स है, डिसेक्टेड है, आइडल फॉर द पोर्ट्स, ये बंदरगाहों के लिए ये उपयुक्त स्थान है। धसे हुए मैदान है, खंडित है। अब यहां से क्वेश्चन और भी आता है, देयर इज अ क्वेश्चन कि वाई देयर आर मोर पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न साइड देन ऑन द ईस्टर्न साइड। कहने का मतलब यह है कि जब आप पोर्ट्स के बारे में देखते हैं, उन पोर्ट्स में सबसे ज्यादा जो पोर्ट्स होते हैं वो इस वाले इलाके में है, ना कि इस वाले इलाके में। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? सोचिए जरा, क्या रीजन हो सकता है इसका? मेंस का बना क्वेश्चन है ये, और मेन से समझने के लिए अगर इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर इस क्वेश्चन का। सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर, मुझे बताओ जरा। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होंगे आपके। हाँ, वो चेंज हुई है, खैर उसको उसको अभी के लिए 11,000 कुछ थी ना, वो 11,000 समथिंग। हाँ, वो तो चेंज हुई है। ठीक है, पहले मुझे ये बता दो कि बंदरगाह जो है, बंदरगाह आपको ज्यादातर बंदरगाह इस वाले वेस्टर्न कोस्ट में ही क्यों दिखाई देते हैं, जबकि ईस्टर्न वाले सेक्शन में वो हमें नहीं दिखाई देते हैं? बताओ, एनीवन जिसके पास ये ऐसे आंसर है वो बता भी सकते हैं, नहीं है तब भी बता, कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे तब भी। देखिए जरा क्या आ सकता है आंसर। 11,058, ठीक है। कार्गो ट्रेड वेस्ट से ज्यादा रहता है इनिशियल टाइम से, अच्छा ठीक है। आरुषि ये बता रही हैं, चांदनी कह रही है कि ईस्टर्न साइड रिवर फ्लो करती है तो रिवर डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स, तो उस वजह से। ठीक है, चांदनी कह रही है ये, आरुषि कह रही हैं, और क्या है, बाकी भी कह रहे हैं कुछ? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोशिश करो। बे ऑफ बंगाल इज हाईली प्रोन फॉर अर्थक्वेक्स, ठीक है, समझ गए समझ गए। बाकी बताओ। हमें जो आंसर चाहिए वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, क्योंकि हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कोस्टल लाइन लॉन्ग है वेस्ट में शायद। बताओ भैया बताओ, यही तो दिमाग लगाने वाली बात है ना ज्योग्राफी में।
सबमर्जेंस। व्हाट सबमर्जेंस? उससे क्या होगा? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट इज नैरोर देन ईस्टर्न, दिस इज समथिंग यू आर गेटिंग, है ना। साइक्लोन नहीं, साइक्लोन से क्या लेना देना? फिर तो आपके जो इलाका है वे ऑफ बंगाल वाला, उसमें तो हमें कहीं पर देखने को ही नहीं मिलते। ओडिशा वाले रीजन जो है वहां पर तो हमें तब कोई भी जो बंदरगाह है वो हमें देखने को ही नहीं मिलते, अगर साइक्लोन की ही बात की जाए तो, है ना। उस पर भी आएंगे कि साइक्लोन ज्यादा बे ऑफ बंगाल में ही क्यों होते हैं, ईस्टर्न घाट में जो इंडियन ओशन है या फिर वेस्टर्न वाला पोर्शन है वहां पर क्यों नहीं होते हैं, वो अलग पोर्शन है। खैर, और तो नहीं बता रहे हैं कुछ, साइक्लोन का नहीं है। देखो यहां पर जो है ना वो डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। सोचिए आप कि डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी ने कहा भी था अभी कि रिवर डिपॉजिट कर रही है, वहां पर रिवर भी डिपॉजिट कर रही है और वो डेल्टा का फॉर्मेशन भी ज्यादातर हो रहा है इस वाले इलाके में। अब जो शिप्स हैं, जब कोई शिप आएगी इस वाले इलाके में, जब कोई शिप आएगी, थोड़ा कहीं और अलग चलेगा फिर लाइन में, चलो जो भी है, दिस इज अवर लैंड एंड दिस इज अवर ओशन, इसको ओशन बना देते हैं। ये है हमारा वेस्टर्न वाला सेक्शन। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, जो वेस्टर्न घाट है, यहां पर कोई शिप है, ठीक है, ये शिप है हमारी। तो शिप जब इधर आएगी ना, तो आप सोचिए कि इसको सामान उतारने के लिए आसानी रहेगी। यहां पर लैंड है, यहीं पर हमारी शिप है, क्योंकि नजदीक है हमारा जो लैंड एरिया है। लेकिन ऐसे ही समय में अगर दूसरी तरफ देखा जाए, दिस इज वेस्टर्न, निमंजन या इनमंजन कुछ ऐसा कहा जाता है इसको। फिर दूसरा वाला सेक्शन है, ठीक है, लेकिन वहां पर जो लैंड है वो कुछ ऐसी है, ऐसे जाकर के लैंड है मान लो। अब यहां पर डिपॉजिट हुआ है, यहां से आगे तो ये शिप जो है वो यहां से आगे ही नहीं आ सकती है। यहां से आगे कैसे आएगी? यहां पर डिपॉजिट हुआ है, मिट्टी वगैरह गाद वगैरह सब कुछ है, तो शिप यहीं तक पहुंच पाएगी। सो हावर करने के लिए दिस एरिया इज नॉट सुटेबल। अगर इस वाले एरिया की बात की जाए तो इट इज सुटेबल। जैसे आपने बहुत बड़ी बड़ी शिप देखी होंगी ना, तो शिप्स जब आती हैं तो आपने देखा कि बिल्कुल हावर पर आ रही हैं और नीचे उन पे लकड़ी वगैरह रख जाती है, फिर वो अंदर भी कई बार ऐसा देखा होगा आपने, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन आपने अगर मूवी देखी है, मूवी ही है वो, सीरीज नहीं है, मूवी ही है शायद, हाँ, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैप्टन साहब आ रहे हैं शिप को लेकर के और अंदर तक जा रहे हैं, पूरा अगर सामान भी उतारना है वो सब कुछ वहीं पर उतार रहे हैं, तट पर उतार रहे हैं। लेकिन यहां पर वो तट ही नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर मिट्टी है, उससे आगे शिप जा ही नहीं सकती है। अगर शिप आगे गई तो उसमें फंस जाएगी, या तो हो सकता है उस डिपॉजिट में फंस जाए, मिट्टी में फंस जाए, या तो हो सकता है वो यहां से आगे ही ना जाए, क्योंकि पानी जो तल है, जो पानी है वो यहां तक पहुंचा हुआ है, ऊपर सिर्फ मिट्टी थोड़ी थोड़ी मिट्टी है। क्योंकि शिप का नीचे भी तो स्थान होगा ना, नीचे भी तो स्थान घेरती है वो मिट्टी, ये नीचे भी तो घेरती है ना, कि ऐसा तो नहीं है ऊपर ऊपर होगी पानी के, नीचे भी होती है शिप, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। आया लॉजिक कुछ इसमें? है लॉजिक की नहीं है? डीपर वाटर एंड स्टेबल करंट, आइडल फॉर द पोर्ट्स, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये वाला ठीक है, आरुषि जो कह रही है अभी, समझ आ गया। तो लॉजिकल फर्स्ट भी है गुजरात प्लेन्स। अब हम इनकी बात करें तो गुजरात प्लेन में हमें क्या दिख रहे हैं? तीन तरीके के। पहला कौन सा है? कच्छ का मैदान हो गया, फिर हमारा काठियावाड़ का मैदान हो गया, देन भी है गुजरात का मैदान। अब ये आपके एग्जाम के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है। गुजरात का प्लेन है तो उतना ज्यादा अभी आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तीन सेक्शन हमारे हो गए, कच्छ का, काठियावाड़ का एंड गुजरात प्लेन। उसके बाद आपका रहा है कोंकण, देन वी हैव कन्नड़। कोंकण और कन्नड़ जो है वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और हमें इतना पता होना भी चाहिए। देन वी हैव कोंकण प्लेन्स, जो आपका महाराष्ट्र और गोवा वाला इलाका है, वहां पर हमारा है कोंकण प्लेन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नैरो रॉकी अनइवन, असम वर्षा, जो हैवी रेनफॉल यहां पर होती है उसे असम वर्षा कहा जाता है। सो इंपॉर्टेंट दिस सेक्शन, कोंकण वाला जो मैदान है, कोंकण कोस्ट। क्रॉप्स मैंगो होती है, फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, लिखने नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। कन्नड़ा प्लेन हो गया जो उसके बाद आ रहा है, कोंकण हो गया, देन वी हैव कन्नड़ा, कन्नड़ का मैदान।
ये हो गया, देखो कच्छ हो गया, काठियावाड़ हो गया, गुजरात हो गया, कोंकण का हो गया। देन वी हैव कन्नड़, और कन्नड़ के मैदान में ही वी हैव दिस जोग फॉल्स, गेरोसेवा फॉल जिसे कहते हैं, गांधी फॉल्स है, गेरोसेवा फॉल और द गांधी फॉल, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। कहां पर है? कर्नाटक, यहीं पर आपका मैंगलोर भी है, मैंगलोर पोर्ट भी हमें यहां पर देखने को मिलता है, विच इज इंपॉर्टेंट। तो कन्नड़ का मैदान जो है वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, कन्नड़ का जरूरी है, कोंकण में आपका ज्यादा जरूरी उतना है नहीं। अब कौन कौन से, क्योंकि साउथ की अगर बात की जाए तो स्पाइसेस तो हर जगह ही होते हैं, मसाले तो साउथ में होते ही हैं, तो वैसे ही यहाँ पर हमें देखने में कोकोनट कॉफी हो गया, तो ये भी जरूरी नहीं है। एंड विच इज इंपॉर्टेंट, तो चेरी ब्लूजम यहाँ पर सीजन होता है, भारी वर्षा उसे कहा जाता है चेरी ब्लूजम, जो मॉनसून से पहले की वर्षा होती है उसे कहा जाता है चेरी ब्लूजम, क्योंकि चेरी को पकने के लिए वो सहायता करती है। अलग अलग जगह जगह पर इसको और नाम से भी जाना जाता है, मावट रेन है, या फिर आपका जो बंगाल में इलाका है, बंगाल में और भाषा से इसको नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर हो गया, वी हैव चेरी ब्लूजम एंड वी हैव मावट रेनफॉल। तो अलग अलग स्थान में इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं जो मानसून से पहले बारिश होती है। देन उसके बाद आता है मालाबार वाला इलाका, ये मालाबार हो गया, देखो ये कोंकण वाला हो गया, कोंकण और कन्नड़ हमने देख लिया यहाँ पर। देन वी हैव लास्टली मालाबार कोस्ट, और उस मालाबार कोस्ट में विच इज इंपॉर्टेंट, ये मालाबार जरूरी है क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रॉम मंगलूर टू कन्याकुमारी वाइट प्लेन्स है, पैडी बिलो द सी लेवल, विच इज इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उसका? यहां पर जो धान की खेती होती है वो समुद्र तल से भी नीचे होती है, और समुद्र तल से नीचे कैसे हो सकती है? आप सोचिए, सोचने वाली बात है ना, ये समुद्र तल से नीचे कैसे हो सकती है? अब अगर मान लीजिए ये समुद्र हमें यहां पर बना दिया, ठीक है, ये समुद्र है, तो ये दिस इज व्हाट सी लेवल, ये हमारा सी लेवल है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो कृषि हो रही है वो सी लेवल से नीचे हो रही है। कैसे हो रही है? अगर मान लीजिए ये हमारे पास इलाका है, अब इस इलाके में यहां पर पीछे को बैक वाटर आ चुका है, पहले टाइम पीरियड में बैक वाटर था, और इसी बैक वाटर में जो पानी पीछे रह गया आगे तक गया था, जैसे यहां पर पीछे है, ठीक है, ऐसे कुछ। अब ये जो है ये नीचे वाला इलाका, अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे बनाऊं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब ये सी लेवल से नीचे आ गया, क्योंकि सी लेवल इसके ऊपर जा रहा है, अगर मैं इस लाइन को आगे खींचूं तो यहां पर जाएगा, देखो लगभग, ठीक है, ऐसी इस लाइन। लेकिन यहां पर कृषि कहां पर हो रही है? इस वाले इलाके में हो रही है, तो वो सी लेवल से नीचे यहां पर कृषि हो रही है, चावल की खेती, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एग्जाम में कई बार आ चुका है, चावल की खेती है ना, फेमस फॉर द बैक वाटर लेक्स, और वही बैक वाटर लेक हम अभी पढ़ेंगे। वी हैव लेगून्स लेक ऑल्सो हेयर, बेमनाड एंड अष्टामुडी, बेमनाड एंड अष्टामुडी लेक्स आर इंपॉर्टेंट लेक्स जिनके बारे में हमें पता करना है। सो हेयर व्हाट इज दिस सी वाटर एंड द बैक वाटर, और जो बैक वाटर है वो देखो, बैक वाटर यानी कि जो वाटर पीछे तक आपका ऐसे जा रहा है, बैक वाटर। आप सोचो बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है ना, आप कहते हैं कि पानी बैक आ गया, ऐसा ही कहा जाता है, पानी बैक आ गया, कहां से बैक आ गया? आगे बांध बना हुआ है, उस बांध से पानी पीछे की ओर आ गया है, और पीछे वाले क्षेत्र में कहीं दूर तक वो जो मैदानी इलाका था या कुछ और चीजें थी वो उसके नीचे आ गई हैं, वो दब गई हैं, क्योंकि वो पानी का लेवल बढ़ चुका है। पहले पानी यहां था, ठीक है, यहां से मान लो पानी जा रहा था, लेकिन जैसे ही आगे बांध लगा, ये बांध लगा, अब पानी पीछे आ गया है, और पीछे वो काफी दूर तक चला गया है, और पीछे हो सकता है लेक भी बन जाए। वैसे ही कुछ घटना, वैसा ही कुछ बैक वाटर हमें यहां पर भी देखने को मिलता है, जैसे कि ये है, तो ये पानी जो है वो बहुत पीछे तक देखने को मिलता है। कई बार आपने ऐसी मूवीज देखी होंगी, साउथ में आपने कोई ऐसी मूवीज देखी होंगी जो एक नाव में जा रहे हैं, और उस नाव में जाकर कहीं आगे समुद्र में पहुंच जाते हैं, फिर ऐसी मूवीज देखी होंगी। लेकिन लेगून इज डिफरेंट, लेगून इज डिफरेंट, लेगून तो लेगून लेक है ना, अलग से बनी हुई जो लेक है आपकी, कि पहले टाइम पीरियड में यहां से बहा करती थी, और वहीं पर आपकी एक लेक बन जाती है साइड में, दैट इज योर लेगून लेक। तो वो साइड में जो आपकी बन रही है, यहीं पर आपका, जैसे वी हैव पुनमदा लेक, पुनमदा लेक है, इस तरीके की आपने एक्टिविटीज देखी होंगी, अलग अलग टीम बनाई जाती है, और एक नेहरू ट्रॉफी कप यहां पर होता है, नाव नाव चलाती है, नाव में कंपटीशन होता है, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही वाला सेक्शन हमारे लिए जरूरी है, फिशिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया। अब यहीं से आपने याद क्या रखना है कि जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं वो क्यों जरूरी हैं। अगर वो जरूरी हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वाई इकोनॉमिकली दे आर इंपॉर्टेंट, दिस इज इकोनॉमिकली, टूरिज्म, यहीं पर आपको याद आ रहा है कि टूरिज्म के लिए जरूरी है हमारे लिए।
क्या यहीं से आपको पता लग रहा है कि दिस इज कल्चरली इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दिस इज कल्चरली इंपॉर्टेंट? और क्या आपको इस इकोनॉमी में आप और रिलेट कर सकते हैं? दिस इज द मेथड जहां पर आप इस चीजों को और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं और इनको आगे लिंक करते हैं कि इकोनॉमी में मैंने बता दिया पहले ब्रॉड सा इकोनॉमी है, देन वी हैव टूरिज्म एंड देन वी हैव कल्चरल इंपॉर्टेंस। मान लो तीन ही ये चीजें हैं। अब आगे जाकर के आप इन्हीं को आगे और एक्सप्लेन करेंगे कि वाई इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। क्या ये लोगों को यहाँ पर फिशरीज का कुछ ये दे रहे हैं, फिशरीज से जिनको इनको फायदा पहुंच रहा है, यहाँ की जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सब चीजें दे रही हैं, पोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारी आपने इकोनॉमिक्स इकोनॉमी में डाल दिया। देन यू हैव टूरिज्म कि यहाँ पर कैसे कैसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। अगर हम पूरे ही बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, किसी भी रीजन की बात कर रहे हैं जो मेंस के लिए जरूरी है, और मेंस का वो ब्रेनस्टॉर्मिंग यहीं से आएगी कि भैया इकोनॉमिकली मैंने ये लिख दिया है, तीन चार सेक्शन है जो मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। टूरिज्म में मैं ये वाले पॉइंट डाल सकती हूँ कि भैया साउथ में ये आपके टेम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, साउथ में हमारे पास बड़े बड़े मंदिर हैं, या कल्चरली और ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। देन यू हैव कल्चरल इंपॉर्टेंस, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कौन कौन से, अगर आपने मूवी देखी होगी कांतारा, कांतारा इज़ अ वेरी गुड मूवी, काफ़ी अच्छी मूवी है, और वहाँ से आपको सीखने को और कल्चर को जानने का मौका मिल जाता है। किसी ने देखी होगी है ना? मैनग्रोव्स ऑल्सो फाइंड इन दिस रीजन्स, मैनग्रोव्स, ठीक है। सो वी हैव थालघाट, भोरघाट, ये पासेज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी तरफ हमारे पास है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वैसे ही स्वर्ण रेखा रिवर से कन्याकुमारी तक, ये यहां से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक, ये स्वर्ण रेखा रिवर हो गई। और स्वर्ण रेखा रिवर से अगर आपको याद हो, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्वर्ण रेखा रिवर, थोड़ा बहुत हमने एक बार देखा था स्वर्ण रेखा रिवर के बारे में, कितनी विड्थ है, कितना आपका लेंथ है, वो सब चीजें पहले वाले ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट वो सेम ही तो है। क्या डिफरेंस आ जाएगा इसमें? नहीं आएगा, उतना ही तो है वो आपका कोस्टल प्लेन भी, और उतना ही आपका वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है, जो घाट से अलग अलग। सो रिवर डेल्टा यहां पर होते हैं, उत्थान तट है हमारे पास, एमरजेंट कोस्ट है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, समर्जेंस, यहां पर क्या है, एमरजेंस। तो लेस डेवलप है, स्ट्रेट कोस्ट है, नो नेचुरल हार्बर, तो प्राकृतिक जो बंदरगाह है वो हमें यहां पर नहीं देखने को मिलती है, कम विकसित है, सीधी यहां पर तटरेखा हमें देखने को मिलती है। और दूसरा, अगर हम इस वाले रीजन की बात करें तो मॉनसूनल वर्षा आती है इस वाली विंड से, जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, उस साउथ वेस्ट मानसून से, साउथ वेस्ट ही है ना, ये साउथ वेस्ट मानसून से जो वर्षा आ रही है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, उससे यहां पर बादल बन रहे हैं और उससे यहां पर वर्षा भी हो रही है। ठीक है, इस वाले इलाके में वर्षा हो रही है साउथ वेस्ट मानसून से। लेकिन ऐसा इस वाले क्षेत्र में नहीं है। इस वाले क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो आपका रिट्रेटिंग मानसून से होती है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून आता है, उससे यहां पर वर्षा होती है इस वाले इलाके में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो कि भैया यहाँ वर्षा तब होती है, यहाँ पर वर्षा वापसी में होती है। ये वापस जा रहा है, जब ये वापस आ जाएगी वर्षा ऐसे करके तो यहाँ पर बारिश कर देगी। तो हम मानसून में इसको पढ़ेंगे, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी स्ट्रेट है, सैंडी लॉन्ग बीचेस है, मरीन बेंच हो गया, सीधा सीधा रतीला लंबे समुद्र तल है, मरीना बेंच है। उड़ीसा में एक ऐसा ही बीच है, द नेम ऑफ द बीच इज, क्या हो गया है उस बीच का नाम, इसको क्या हो गया, एक मिनट, बीच में ब्लैक हो गई है शायद वीडियो। हेलो। हेलो हाँ सर, मंज। ये एक ही लाइन रिपीट हो रही क्लास में बार अच्छा, बार। ठीक है, नेटवर्क कुछ इशू है, हम कर रहे हैं उसको सॉल्व, है ना? ठीक है। ओके। ये एक लाइन रिपीट हो रही है, लाइंस तो हमने दो तीन बोल दी थी। ठीक है, चलो। नेटवर्क का कुछ हो गया है, वो रेड हो गया है।
पंद्रह बार एक ही लाइन। ठीक है, अब ठीक है। एयरटेल का नेटवर्क ही चला गया था, तो एयरटेल के हमने ब्रॉडबैंड से, तो वो तो लाल हो गया था। ये तो फोन में भी नेटवर्क चला गया था, क्योंकि हमने फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की तो फोन में भी नेटवर्क चला गया था। दो तीन को मौका मिल गया कि क्लास में जाने, क्लास से बाहर जाने का। ऐसा हुआ कि क्लास से ही बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, कंटिन्यू तो करेंगे, हमें खत्म करना है ना। ऐसे थोड़ा ना बीच में छोड़ देंगे। अभी हमें आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वो तो नेटवर्क में इशू आ गया था। चलिए, आपके भी जा रहा है नेटवर्क, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए स्टोरी में। उस वापस स्टोरी में हम कहां पर पहुंचे थे कि वर्षा जो यहां पर हो रही है इस वाले कोस्ट में, वेस्टर्न वाले सेक्शन में, तो वो साउथ वेस्ट मानसून से हो रही है और इधर नॉर्थ ईस्ट वाले मानसून से वर्षा हो रही है इस वाले इलाके में। तो हमने इसको तीन भाग में बांट दिया। वी हैव उत्काल प्लेन, आंध्रा प्लेन और तमिलनाडु प्लेन। और इस तरह हमें लेगून लेक्स हमें देखने को मिलती है, और उस साइड बैक वाटर लेक ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर चिल्का लेक हो गया, पुलिकट हो गया एंड कोलेरू लेक हो गया, जिसकी बात हम बाद में भी करेंगे। राइस कल्टीवेशन यहाँ पर होता है। स्ट्रेट एंड सैंडी बीचेस हमें यहां पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। राहुल ज्वाइन हो गए हैं? मुझे इस पे मैसेज कर रहे थे। अच्छा, आपके साथ ही हो रहा? नहीं नहीं, ये आई थिंक सबके साथ हो रहा है। एयरटेल के नेटवर्क अभी हमने कुछ दिन पहले ही चेंज किया, जहां पर हमें लग रहा था कि जियो का नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है और क्लासेस में बफरिंग हो रही है या कुछ ऐसा चल रहा था। तो हमने इसको चेंज करके, जियो का चेंज करके एयरटेल का लगवा दिया। थोड़ा फास्ट जो स्पीड वाला था वो लगवा दिया। अब इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर तो क्या ही किया जा सकता है। बारिश लग गई है, चलो बारिश तो क्या ही कर सकते हैं। मैंने कहा, अब ध्यान सुनो, हमें खत्म भी करनी है ये चीज, तो ध्यान से देखिएगा। हमें, अगर हम इस वाले रिवर की बात करें, फ्रॉम स्वर्ण रेखा रिवर टू कन्याकुमारी, इसका डिवीजन हमने कर दिया उत्काल प्लेन, आंध्रा प्लेन, तमिलनाडु। लेकिन बाई द डिवीजन ऑफ द रिवर्स अगर हम इसकी बात करते हैं तो वी हैव टू डिवीजन। कौन कौन से? एक हो गया आपका नदन सिकार, जो स्वर्ण रेखा रिवर से कृष्णा रिवर तक है। दूसरा कोरमंडल, जो आपका कृष्णा रिवर से लेकर के कन्याकुमारी रिवर तक है। अगर हम बाई द रिवर अगर हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं, इसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, इसका डिवीजन करते हैं, तो उस डिवीजन की स्थिति में हमारे पास दो ये हो गए। एक हमारा नदन सिकार्स हो गया और एक हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। कहां से कहां तक? तो एक हमारे पास स्वर्ण रेखा रिवर थी, स्वर्ण रेखा रिवर टू कृष्णा रिवर एंड कृष्णा रिवर टू कन्याकुमारी। तो दिस इज कॉल्ड नदन सिकार एंड दिस इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। अगर हम बात करते हैं इसका विभाजन ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, लेकिन हमें रिवर के डिवीजन से लेना देना नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें इसका डिवीजन करना है तीन सेक्शन में। तीन कौन कौन से? यही वाले। एक उत्काल का, आंध्रा और तमिलनाडु वाला मैदानी इलाका हो गया। तो सबसे पहले वी हैव उत्काल कोस्ट विच इज उड़ीसा। उत्काल इन उड़ीसा, ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम उत्तरी सिकार कहते हैं, और निचले वाला दूसरा हो गया कोरोमंडल। निचला कौन सा हो गया? कोरोमंडल। कोरोमंडल यहां से देखो यहां तक, ये कोरोमंडल वाला इलाका हो गया, और ऊपरी वाला हमारा उत्तरी सरकार हो गया, उत्तरी सरकार। तो उत्काल कोस्ट इज द बिटवीन स्वर्ण रेखा रिवर एंड महानदी, एंड चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लगून लेक एंड आल्सो द रामसर साइट, जो उत्काल में ही है। उत्काल कोस्ट में चिल्का लेक उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में ही आती है, तो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है कि हमें यह पता हो एटलीस्ट। ठीक है, ओके 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 ओके। चिल्का लेक सबसे बड़ी झील और रामसर स्थान है, खारा पानी की झील है। ब्रैकिश वाटर एंड व्हीलर एंड द कलाम आइलैंड, जिसकी हम अभी बात करेंगे। वी हैव आल्सो आइलैंड्स, एंड आइलैंड में हम ये भी दिखते हैं। एंड यहीं पर है आपका चांदीपुर बीच, एंड सी रिसीड्स एट द लो टाइड। और यही वो चांदीपुर बीच है जो मैं आपको बता रहा था। उस भाटा में समुद्र पीछे हट जाता है, और पीछे कितना हटता है? ज्वार भाटा होता है ना, जब आपका पानी ऊपर आता है फिर आपका पानी पीछे चले जाता है, और यहां पर पानी इतना पीछे चला जाता है कि लोग आधे आधे किलोमीटर तक आगे चले जाते हैं उस बीच में। इतना पीछे चला जाता है वो बीच। और वो सोचिए, आप पानी में जा रहे हैं, आप समुद्र के पानी में जा रहे हैं, और आप 200-300 मीटर तक आगे चले गए,
उतना वो पानी पीछे चला जाता है। तो दिस 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट, चांदीपुर का बीच। सी रिसीड्स एट द लो टाइड। यहीं पर बालासोर है जो आपका मिसाइल नगरी जिसे कहते हैं हम, बालासोर, जो आपके आगे भी आएगा जहां पर हम आइलैंड की बात करेंगे। लेकिन यहां ज्यादा जरूरी है दैट इज चांदीपुर। और चांदीपुर क्यों जरूरी है, वो आपका बीच है यहाँ पर, और उस बीच में पानी रिसीव इतना हो जाता है कि आप आधे किलोमीटर तक आगे चले जाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो गया। चिल्का लेक है उत्काल वाले कोस्ट में, विच इज इंपॉर्टेंट। फिर हमारा यहीं पर, यही बता रहा था मैं आपको, सो दिस इज बिटवीन स्वर्णरेखा रिवर एंड द महानदी रिवर्स। तो ये हो गया बालासोर वाला इलाका, चांदीपुर का तट है, व्हीलर द्वीप यहीं पर है जिसको हम बात करेंगे अभी। व्हीलर आइलैंड हो गया जिसे हम क्लाम द्वीप भी कहते हैं और मिसाइल द्वीप भी कहा जाता है। और यहीं पर आपका चिल्का लेक है, चिल्का लेक को नूनखार झील भी कहते हैं, नूनखार, नून लून पहाड़ी भाषा में जिसे कहते हैं, या फिर नमक। तो नूनखार झील, चिल्का लेक जो हमें यहाँ पर दिख रही है, और ये महानदी आगे जाकर के यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन भी करती है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अवर क्लास। देन नेक्स्ट वी हैव आंध्रा प्लेन। दूसरा कौन सा है, आंध्रा, यही वाला देख रहे, देखो ये उत्काल का हो गया, उत्काल जो नदरी सरकार में आ रहा था। देन वी हैव दिस आंध्रा प्लेन। और इसमें जो जरूरी है, जैसे आपका ये हो गया व्हीलर द्वीप, कलाम द्वीप हो गया, मिसाइल हो गया, चिल्का लेक हो गया, नून 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 खार झील हो गया, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वी हैव आंध्रा प्लेन। द प्लेन इज फॉर्म्ड बाय गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर्स। तो गोदावरी भी और कृष्णा भी साथ में इसमें है। द डेल्टा ऑफ द रीजन देयर इज अ फ्रेश वाटर लेक नेम्ड कोलेरू। इंपॉर्टेंट, कोलेरू लेक। वेयर इज दिस कोलेरू लेक? यहां चिल्का है, चिल्का के साथ में आपकी कोलेरू है, लेकिन यहां पर बताई नहीं है, वो यहां पर नहीं बताई है, मे बी यहां पर है, देखो इस कृष्णा रिवर के साथ में ही। तो यहीं पर आप मान लो कि इसके साथ में ही है कोलेरू लेक, विच इज इंपॉर्टेंट। चिल्का लेक तो यहां पर है, चिल्का लेक इन ओडिशा। देन वी हैव कोलेरू लेक, इंपॉर्टेंट है। कोलेरू लेक मीठे पानी की झील है, लेकिन चिल्का लेक खारे पानी की झील है। तो दोनों में अंतर हो गए और एग्जाम के लिए भी जरूरी हो गए। द डेल्टा रीजन ऑफ दीज रिवर, जो फ्रेश वाटर लेक जिसे हम कोलेरू कहते हैं, नियर द सदर्न पार्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट रीजन देयर इज अ लेगून कॉल्ड पुलिकट। एंड पुलिकट lies in the island of the Sriharikota where India's rocket launch center Satish Dhawan Center is located। जो हमें यहाँ पर दिख रहा है पुलिकट झील, देखो पुलिकट झील है ये, और यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, वहीं पर ये आपकी कोलेरू सॉरी यहीं पर आपकी पुलिकट झील भी है। तो अगर आप इसको इस तरीके से बना दें तो हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि आपने बना दिया, एक तरफ से हमारी कृष्णा रिवर जा रही है, ठीक है, यहाँ पर इसने डेल्टा का फॉर्मेशन कर दिया है, और दूसरी हमारी ये रिवर जा रही है, इसका आपने डेल्टा बना दिया, और बीच में जाकर के आपने इसका लेक बना दिया यहाँ पर कि भाई ये जो है ये कोलेरू लेक है। और यहीं पर हमारी दूसरी रिवर जो आ रही है उसके साथ में ही वी हैव दिस पुलिकट झील, पुलिकट लेक, और उसमें भी पुलिकट लेक हो जाएगी यहाँ पर, पुलिकट लेक। और पुलिकट लेक का ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल आपका बाउंड्री पर है, बिल्कुल आपका बाउंड्री पर है। सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट। एक तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, या तो यहीं पर लिख दो तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ये, कौन सी, ये पुलिकट लेक। और इसी पुलिकट के लेक से ही साथ में ही यही श्रीहरिकोटा द्वीप जो है, श्रीहरिकोटा द्वीप, वहीं पर है आपका ये पुलिकट लेक। एंड दिस इज वेयर सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मीठे पानी की झील है ये कोलेरू लेक, सॉरी ये पुलिकट लेक, सॉरी कोलेरू लेक, हाँ कोलेरू लेक। और जो हमारी दूसरी लेक थी दैट इज चिल्का लेक, खारे पानी की झील है। देन वी हैव तमिलनाडु कोस्ट और द कोरोमंडल कोस्ट, जो हमें लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर, और यहीं से जो रिवर जा रही है दैट रिवर इज कावेरी रिवर। और कावेरी रिवर में चावल की खेती होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है चावल का कटोरा। चावल खेती बहुत ज्यादा होती है तो चावल का कटोरा से कहा जाता है। और कावेरी रिवर के बीच में कावेरी डिस्प्यूट का भी ज्यादा चलता है। अब आप सोचिए, क्योंकि कावेरी रिवर जो है वो वहां पर जो पानी आ रहा है वो ऐसा नहीं है कि वो लगातार बहते ही जा रहा है, वो एक समय में ज्यादा आता है फिर वो कम कम भी हो जाता है, तो सूखे वाले हालात यहाँ पर हो जाते हैं। अब चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, लेकिन ये नदी क्योंकि आपका कर्नाटक वाला इलाका हो गया, ये वाला है आंध्रा वाला इलाका है, तो वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इन्हीं को लेकर के, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को ही लेकर के इनकी आपस में झड़प होती है कि भैया आपने पानी आगे नहीं दिया, हम आप चावल खेती कैसे करेंगे, क्योंकि चावल की खेती के लिए पानी तो बहुत ज्यादा चाहिए। तो वही स्थिति यहाँ पर भी हो जाती है और इनके आपस में डिस्प्यूट चलते हैं। तो वी हैव कावेरी रिवर डिस्प्यूट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस। और साथ ही साथ में इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आपने नाम अगर सुना होगा तो धान का कटोरा, दक्षिण भारत का धान का कटोरे से कहते हैं। ठीक है,
क्या कह रहे हैं? हाँ, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। मैंने क्या कहा आपको? हाँ, यही यही नहीं कहा मैंने? ठीक है, कुछ और कहा क्या मैंने? फुटबॉल ऑफ साउथ इंडिया, धान का कटोरा जिसे कहते हैं। पैडी कल्टीवेशन, क्लेली सॉइल पर इरिगेशन, नॉर्थ ईस्ट मानसून, रेनफॉल यहाँ पर वर्षा होती है जब वापस रेनफॉल होती है, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है। इंपॉर्ट रिवर है यहाँ पर महानदी जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश में, कृष्णा, ये सारे रिवर जो हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। सो द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? ये कहां पर है? कच्छ से कन्याकुमारी तक है, जो वेस्टर्न वाले इलाके हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न में क्या अंतर है? तो ये कच्छ से कन्याकुमारी तक है और ये स्वर्ण रेखा रिवर से आपके कन्याकुमारी तक है। रिवर्स फॉर्म एस्चुरीज, तो यहां पर एस्चुरी बनाते हैं और इस साइड में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी नदियां जाती है? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी और शरावती, ये रिवर जाती है इस तरफ को। और इस तरफ कौन कौन सी रिवर आती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहां पर नैरोर प्लेन बनते हैं, उतने ज्यादा ब्रॉड प्लेन नहीं है, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें तो ब्रॉड प्लेन बनते हैं, वाइड प्लेन बनते हैं, क्योंकि जो डिपॉजिट है रिवर के द्वारा वो बहुत ज्यादा हो रहा है इस वाले इलाके में, इस वाले ईस्ट वाले इलाके में, जो यहां से नदियां आ रही है इधर को, तो रिवर का डिपॉजिट यहां पर बहुत ज्यादा हो रहा है। 100 से 150 किलोमीटर के ये हो रहा है। रिलीफ फीचर रग्ड एंड रॉकी टेरेन ईस्ट वाले में, एंड वेस्ट वाले में फ्लैट एंड द यूनिफॉर्म टेरेन हमें देखने को मिलता है। वर्षा किससे होती है? वर्षा यहाँ किससे होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून मैंने कहा कि जब ऐसे जाकर के होगा तो वर्षा इससे होगी, यहाँ पर वर्षा जब वापस आएगा मानसून तब होगी। लेटराइट सॉइल है, जब हैवी रेनफॉल होती है तो हैवी रेनफॉल लेटराइट सॉइल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल है जो रिवर के द्वारा डिपॉजिट हो रहा है, विच इज वेरी फर्टाइल, और इस वाले इलाके में आपको कृषि भी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। सबमर्ज्ड कोस्ट गुड फॉर द पोर्ट्स एंड द हार्बर्स, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैसे? एमरजेंट कोस्ट है। कमर्शियल क्रॉप होती है यहाँ पर, और इधर होती है आपकी मेनली द फूड क्रॉप्स यहाँ पर। अब सोचिए आप फूड क्रॉप ही होंगे ना इस वाले इलाके में, जहां पर रिवर डिपॉजिट कर रही है, एलुवियल मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है, और उनके द्वारा यहाँ पर जो फसलें होंगी वो फसलें भी कैसी होंगी? जिनके लिए आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए होगी। ठीक है, बताओ बताओ बताओ, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है एनीवन? बताइए बताइए। तमिलनाडु क्या है? तेलंगाना, अच्छा। लाइट चली गई क्लास का, नेटवर्क बफरिंग बहुत, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ठीक है। कावेरी डिस्प्यूट बिटवीन विच स्टेट? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। कर्नाटका, ऑल्सो द कर्नाटका, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कर्नाटक एंड तमिलनाडु तो है ही उस डिस्प्यूट में, लेकिन केरल भी है उसमें। ठीक है, तो चलिए इस अंतर को आपने पढ़ लेना है बाद में। यहाँ पर लेक्स हैं, यहाँ पर कौन सी लेक्स हैं? यहाँ पर वाटरफॉल है, उधर डेल्टा बन रहे हैं आपके, इधर आपके कौन कौन से कोस्टल बन रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। नाउ वी हैव आइलैंड्स ऑफ द इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब उस आइलैंड्स को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से हो गए? एक हो गए आपके बे ऑफ बंगाल में जो हैं, और दूसरा हमारे हो गए जो इधर इंडियन ओशन वाले इलाके, अरेबियन सी वाले इलाके में, सॉरी इंडियन ओशन तो नीचे हो गया, अरेबियन सी वाले इलाके में हो गए। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड न्यू मोरे आइलैंड है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? दिस अंडमान एंड निकोबार। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार इंपॉर्टेंट है। अरेबियन सी में लक्षद्वीप हो गया सबसे ज्यादा जरूरी। देन वी हैव अदर आइलैंड, जैसे मजौली आइलैंड हो गया, शिव समुद्रा हो गया, सिरंगम हो गया, भवानी हो गया, गंगा सागर हो गया, पंबन आइलैंड हो गया, न्यू मोरे आइलैंड है जो यहाँ पर बताया गया, वैसे पंबन आइलैंड है। सो अगर बे ऑफ बंगाल में देखे जाए तो वी हैव अंडमान एंड निकोबार, न्यू मोरे एंड पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था वैसे, लेकिन फिर भी हमें तो पता होना ही चाहिए। तो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार, न्यू मोरे एंड पंबन आइलैंड। देन अरेबियन सी में लक्षद्वीप हो गया हमारे पास, ये सालासर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई भी आपके जरूरी नहीं है, जैसे दमन एंड दीव नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही लक्षद्वीप आइलैंड है जो जरूरी है। अदर आइलैंड में मजौली आइलैंड आपको पता है,
ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बना हुआ है आइलैंड, इसमें ये जरूरी हो सकता है, बाकी यहां से भी जरूरी नहीं है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ ही लिखेगा, सारे नहीं लिखने हैं आपने। क्या कह रहे हैं, कावेरी डिस्प्यूट केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु बीच में है या किसी और के बीच में ही है? इन्हीं के बीच में ही तो है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जो कावेरी डिस्प्यूट है वो इन्हीं के बीच में ही है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एंड पुदुचेरी, उसके बीच में ही है ना। अभी रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर कवर कर लेंगे उसको। सो वी हैव दिस, एक बात हो गई। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहां पर है? बे ऑफ बंगाल में। ये हो गया हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया दैट इज अंडमान, और ये वाला पोर्शन जो हो गया दैट इज निकोबार। ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। और उस इंडिया में यहां पर इस वाले इलाके में देखा जाए जो अंडमान और निकोबार, बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो यहां पर मैं बीच में एंड लिख दूं और ये वाला जो पोर्शन है निकोबार में बना दूं। यहां पर बहुत ज्यादा आइलैंड है, जैसे वी हैव 556 आइलैंड स्प्रेड ओवर 750 किलोमीटर कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन तो याद, वो तो चेंज ही हो गई है, खैर उसमें तो याद रखें आप। 500 कुछ आइलैंड है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 36 आइलैंड पर लोग रहते हैं। 500 कुछ आइलैंड है, लेकिन उसमें से भी 36 वाले इलाके में सिर्फ लोग रह रहे हैं, है ना। लेट आ रही है वीडियो, ठीक है। आपको ये याद रहना चाहिए, अब यही आपने डायग्राम भी बनाना है। जैसे कि ये देखो अंडमान निकोबार, यहां पर आपको दिख रहा है कोको आइलैंड, दिख रहा है ना, ऊपर को कोको आइलैंड दिख रहा है। नीचे आपका इंडोनेशिया वाला पोर्शन हो गया। तो ऊपर कोको आइलैंड है, नीचे आपका इंडोनेशिया है। वही हमने एक बार भी देखा था जब हम स्टार्ट कर रहे थे ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू इंडिया। हमने देखा था कि नदर्न मोस्ट पॉइंट एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट, विच इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट। और जो अंडमान निकोबार में हमने देखा था, अगर आपको याद हो, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपने सारे ही बनाने हैं, जितने बनते हैं वो सारे बनाने हैं। सबसे पहले ऊपर कौन है? कोको आइलैंड। ये देखो कोको आइलैंड और द कोको चैनल, दिस कोको चैनल। सबसे ऊपर वाला पोर्शन नदन अंडमान वाला पोर्शन, और नदन अंडमान में ही आपको दिखती है सैडल ब्रेड पीक, दैट इज अबाउट 732 मीटर हाइट। ये इसी में हमें दिखता है दिस नारकोंडम आइलैंड, इंपॉर्टेंट है ये। कहां वाले? नदन आइलैंड की हम बात कर रहे हैं। नदन आइलैंड में ही हमारे पास है साउंड आइलैंड, वी हैव इंटरव्यू आइलैंड, वी हैव लैंडफॉल आइलैंड। तो सारे बना देना है आपने। तो नदन वाले आइलैंड में वी हैव लैंडफॉल आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड, सैडल ब्रेड एंड वी हैव साउंड आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, नदन वाले पोर्शन में। मध्य वाले इलाके में आए तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क है विच इज इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव बैरन आइलैंड ऑल्सो। जब हम मध्य वाले में पोर्शन में आ रहे हैं तो उस मध्य में हमें क्या दिख रहा है? ये बैरन आइलैंड एंड रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क। फिर इसके नीचे आते हैं साउथ आइलैंड में, साउथ मतलब साउथ अंडमान आइलैंड में। तो साउथ अंडमान आइलैंड में वी हैव माउंट हैरियर, वी हैव पोर्ट ब्लेयर विच इज द कैपिटल। इंपॉर्टेंट हो गया ये कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो कौन से वाले पोर्शन में है? तो वो आपका है साउथ अंडमान में है। यहीं पर वी हैव स्वराज द्वीप, नाम चेंज कर दिए इसके, स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है एंड सुभाष चंद्र द्वीप है। रोज आइलैंड, द नेम ऑफ द रोज आइलैंड वाज चेंज्ड टू दिस सुभाष चंद्र आइलैंड एंड शहीद द्वीप, पहले इसका नाइल था उसको चेंज कर दिया शहीद द्वीप में, एंड हैवलॉक या फिर आपका राधानगर बीच को हमने कन्वर्ट कर दिया स्वराज आइलैंड में। यह बात है तब की जब चला हुआ था विश्व युद्ध, जापान ने जो कैप्चर किए थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कैप्चर कर दिए थे जापानियों ने, जो ये आइलैंड थे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुटलैंड आइलैंड भी है, ये हमें पता होना चाहिए। और इस तरफ हम बात कर रहे थे, यहां पर हमने डिस्कस कर लिया था, वी हैव स्वराज, शहीद द्वीप एंड सुभाष चंद्र द्वीप, साउथ अंडमान की हम बात कर रहे हैं। और इधर माउंट हैरियर है, महात्मा गांधी मरीन पार्क है, इधर क्या था? रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क, इधर क्या है? महात्मा गांधी मरीन पार्क। इसके साथ में ही वी हैव नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, और इसी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एक ट्राइब रहती है, सेंटिनल ट्राइब ही रहती है, सेंटिनल जिसे कहते हैं। और यहीं पर अमेरिका से एक ब्लॉकर आए थे, उनकी हत्या भी कर दी थी, मार भी दिया था उनको। एक तो बच गए थे, लेकिन एक को मार भी दिया था, क्योंकि ये ट्राइब इतनी ज्यादा लोगों से दूर है और मेन स्ट्रीम में जुड़ी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जुड़ी है।
तो ये किसी दूसरे आदमी को अपने वहां पर देख लें तो उसको ये खा भी सकते हैं, जिंदा भी खा सकते हैं, तो इसलिए यहां पर जाने की कोशिश ही निरर्थक है, क्या ही जाए यहां पर, है ना। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ वाला। हियर वी हैव अ डक्कन पैसेज, ठीक है, दिस डक्कन पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्रिएट करो लाइन ऐसी, डक्कन पैसेज, और नीचे हमारे पास है लिटिल अंडमान। यहां से क्वेश्चन क्या हुआ है कि लिटिल अंडमान को इससे, इस आइलैंड के जहां नदन जो आइलैंड है, इसे और भी नाम है, क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, तो इस आइलैंड से यानी कि नदन वाले से, अंडमान से कौन अलग करता है लिटिल अंडमान को, तो वी हैव डक्कन पैसेज। और इस डक्कन पैसेज से नीचे क्या है 10 डिग्री चैनल। अब इसी सीक्वेंस को नीचे चलते हैं, जैसे सीक्वेंस है ये, मान लो ये हमने बना दिया यहां पर, ठीक है, यही सीक्वेंस है, यहां पर मैंने यहां पर बीच में 10 डिग्री चैनल बना दिया, यहां पर मैंने 10 डिग्री चैनल बना दिया, 10 डिग्री चैनल, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जब हमने एक्सटेंशन देखा था भारत का, नॉर्थ से साउथ हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था ना 8 डिग्री 4 मिनट की, 8 डिग्री देखा था, अभी तो 10 तक ही पहुंचे हम, तो इसका मतलब इसके नीचे भी कुछ ना कुछ है, और इसके नीचे क्या है, तो वो बस वही हमें इसे कवर करना है। देखो यहां से नीचे भी है, अभी तक हमें कहां पर पहुंचना है 8 डिग्री तक, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक नीचे। अब इसके नीचे जो आ रहा है दैट इज योर साउथ, जो निकोबार आइलैंड है उसमें क्या कहता है, तो दिस इज आवर 10 डिग्री चैनल, उस 10 डिग्री चैनल से नीचे आ रहा है कार निकोबार, विच इज इंपॉर्टेंट, कार निकोबार, गल्फ ऑफ कीमोस है उसके बाद, और उसके बाद आता है हमारा नॉन कोबारी आइलैंड, नॉट इंपॉर्टेंट, सोम्ब्रियो चैनल आता है उसके बीच में, देन वी हैव निकोबार आइलैंड, नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं भी बनानी है आपको, देन वी हैव प्राइस चैनल, और उसके नीचे आता है ग्रेट निकोबार, और उस ग्रेट निकोबार में वी हैव ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, इंपॉर्टेंट, और सदर्न मोस्ट पॉइंट इज दिस इंदिरा पॉइंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, ठीक है जी। अंडमान है निकोबार, अभी ये निकोबार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज निकोबार, और ये 10 डिग्री चैनल यहां पर हो गया हमारा, देखो दिस 10 डिग्री चैनल, तो ये अंडमान हो गया, मेन अंडमान ये है, लिटिल अंडमान कौन अलग करता है, डक्कन पैसेज, देन वी हैव 10 डिग्री चैनल, किसके बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में वी हैव 10 डिग्री चैनल, तो हमें दिख रहा है यहां पर ये 10 डिग्री चैनल, यहां पर 10 डिग्री चैनल, देन वी हैव कार निकोबार, और उसके बाद आप लिटिल निकोबार बना रहे हैं, अगर बनाना है आपको, देन ग्रेट निकोबार इंपॉर्टेंट है आपका, और यहीं पर ग्रेट निकोबार में ही सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है दैट इज इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, और यही है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। देन ये यहां पर है, देखो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, कोका अंडमान वर्सेस कोका आइलैंड को अलग करता है जो म्यांमार में ऊपर, डक्कन पैसेज साउथ अंडमान वर्सेस लिटिल अंडमान को अलग करता है, 6 डिग्री ग्रेट अंडमान निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है ये 6 डिग्री चैनल। अंडमान आइलैंड में अगर देखा जाए, नॉर्थ मिडिल साउथ एंड लिटिल अंडमान है, सैडल पीक है जो नॉर्थ में है विच इज हाईएस्ट 738, यहां पर भी था देखो 732 है यहाँ पर, या 738 कर दो इसको, 738 मीटर, नॉर्थ अंडमान में हाईएस्ट पीक इज सैडल पीक, एंड देन वी हैव माउंट दवाली, नॉट इंपॉर्टेंट, माउंट कोयाब नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं करना है आपको। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पर आपका सेलुलर जेल है, जहां पर अलग अलग जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको यहां पर जेल में डाल दिया गया था। सेलुलर जेल के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि उनको सेलुलर जेल में रखा गया, जो क्रांतिकारी थे जिस समय हमारी आज़ादी की लड़ाई चली हुई तो उनको सेलुलर जेल में डाल दिया जाता था, ताकि वो बिल्कुल अलूफ हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाएं, वो मेन स्ट्रीम से ही अलग हो जाएं, तो यहाँ पर छोटे से कमरे में उनको बंद कर दिया जाता था, तो वो सेलुलर जेल जो है वो यहीं पर है। बैरन आइलैंड ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बैरन आइलैंड हमने अब देख लिया, एंड वी हैव नारकोंडम आइलैंड जो आपका डोरमेंट वोल्केनो है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो जहां पर मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको इंपॉर्टेंट लिख दो, या आप अपने हिसाब से आपको जैसा ठीक लगता है। देन वी हैव निकोबार आइलैंड, कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है एंड ग्रेट निकोबार है, दिस इज क्लोजेस्ट टू सुमात्रा जो नीचे है आपका इंडोनेशिया सुमात्रा, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, सबमर्ज्ड इन सुनामी इन 2004, तो ये पिग्मेलियन जो इंदिरा पॉइंट है ये सबमर्ज हो चुका था 2004 में जब सुनामी यहां पर आई थी, ऑल्सो कॉल्ड द पिग्मेलियन पॉइंट जिसे कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। पीक यहां पर ये है, ये भी जरूरी नहीं है आपका, पीपल एंड कल्चर, जारवा, शॉम्पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ट्राइब एंड सेंटिनल्स, ये दोनों जो ट्राइब है ये काफी जरूरी है और एग्जाम में पूछी गई हैं कि ये जो ट्राइब है ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, तो सेंटिनल्स ट्राइब्स हो गया या फिर आपका शॉम्पेन ट्राइब हो गया। शॉम्पेन ट्राइब के वोटेड फर्स्ट टाइम इन 2014 व्हिच वाज द 16th लोकसभा, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, सावरकर को भी यहीं पर जेल में डाल दिया गया था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आपके भगत सिंह को यहीं पर जेल में डाल दिया गया था। इसी जेल में थे, इसी जेल में थे। रिसेंट डेवलपमेंट 2018 में क्या हुआ, रोस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड कर दिया, नील आइलैंड का श्वेत द्वीप, हैवलॉक आइलैंड का स्वराज द्वीप, जो मैं आपको पहले बता दिया। उस डायग्राम में था तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, एक जगह पर आप लिख दिया। अब आते हैं दूसरी जगह पर। ये वाले पॉइंट हमने कवर कर लिए, देखो यहां पर, ठीक है, ये हमने कवर कर लिए। अब आते हैं इधर की तरफ को, लक्षद्वीप आइलैंड। द कैपिटल इज कवरत्ती। तो लक्षद्वीप आइलैंड में द कैपिटल इज कवरत्ती। डायग्राम से ही क्लियर हो जाएगा, तो हमें ज्यादा जाने की जरूरत आपको इसमें नहीं हो जाएगी। ओरिजिन फ्रॉम द कोरल एंड द आर्कपिलागो। तो प्रवाल प्रवाल जो बने हुए थे, उन प्रवालों से ही इस द्वीप का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर दूसरे की बात करें अंडमान और निकोबार की, उसको कहा जाता है कि वो जो यारकोमा या योमा जो एक्सटेंशन है म्यांमार में है। जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं, जो म्यांमार में है, जैसे कोको आइलैंड है, ये बीच में आपका ये आ गया, कोका पास आ गया। इधर ऊपर म्यांमार की तरफ को, आपका म्यांमार की तरफ का यारकामो, क्या क्या नाम है पूरा, यही है ना, ऐसी यारकामो, योरकामा, योमा, ऐसा ही है कुछ। वो माउंटेन रेंज है, और उस माउंटेन रेंज का ही एक्सटेंशन माना जाता है कि ये है, कि बीच से क्या हुआ, ये पूरी माउंटेन रेंज थी, और उस माउंटेन रेंज में से बीच का हिस्सा नीचे धंस गया, और आगे जाकर के हमें जो अंडमान निकोबार है वो हमें उस रूप में दिखाई देता है। ठीक है, वैसे ही जाकर के मैं अगर यहां पर कहूं, तो यहां पर वैसा नहीं है, क्योंकि ये कोरल आइलैंड है, दिस इज कोरल आइलैंड। यहां पर 36 आइलैंड है, 10 में लोग रहते हैं। कैपिटल कवरत्ती है जो हमें यहां पर दिख रही है, और सबसे जो आइलैंड बड़ा है दैट इज मिनिकॉय आइलैंड, जो सबसे बड़ा आइलैंड है। हाँ, आराकान, आराकान योमा, आराकान योमा, आराकान योमा का एक्सटेंशन इसको माना जाता है। सो आपको डायग्राम में यही बनाना है, इसके आगे आपको जाना ही नहीं है। वी हैव अमेनी आइलैंड, दिस इज अमेनी आइलैंड। किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। तो उस लक्षद्वीप आइलैंड में अगर मैं ऊपर की ओर यहां पर बनाऊं, तो सबसे पहले वी हैव अमेनी आइलैंड, और अमीनी आइलैंड के साथ में जा रहा आपका 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल में जैसे कालपेनी है, अंड्रोट है, कवरत्ती है। सो दिस कवरत्ती इज इंपॉर्टेंट, और यहीं पर पिताली वर्ड सेंचुरी भी है। पिताली वर्ड सेंचुरी थोड़ा बहुत अगर आपको याद रह जाए तो आपका ठीक हो जाएगा। तो यहीं पर आपको देख रहा है दिस इज अमीनी आइलैंड, तो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, अमीनी आइलैंड इज जरूरी। 9 डिग्री चैनल आ गया। देन वी हैव मिनिकॉय विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द अरेबियन सी। देन वी हैव 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल हो गया यहां से मालदीव्स, राजमाले एंड दिवेही लैंग्वेज, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन मालदीव याद रखना है कि मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव आइलैंड से कौन सा चैनल अलग करता है, तो वी हैव दिस 8 डिग्री चैनल। तो हमारे एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है। ठीक है, दिस इज लक्षद्वीप और कैनोरे आइलैंड, इनको कहा जाता है लक्षद्वीप को। अमीनी आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, नीचे मालदीव आइलैंड। तो इस सीक्वेंस में पता होना चाहिए, 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 8 डिग्री चैनल। इंपॉर्ट चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, मिनिकॉय और मालदीव्स को, ये हो गया। मिनिकॉय और मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। अमीनी आइलैंड को दिस लक्षद्वीप से कौन अलग करता है, 11 डिग्री चैनल। तो ये हमें पता होना चाहिए, यही यहाँ पर बताया गया है। दूसरे जो हमारे पास आइलैंड्स हैं उनकी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, नोट्स तो मे भी आप बाद में बनाएंगे। हाँ, अराकान योमा, ठीक है, ठीक है, ओके। अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड इन आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में हो गया। दिस इज अवर श्रीहरिकोटा आइलैंड। सतीश धवन सेंटर, ये हो गया। पंबन आइलैंड हो गया। हैरी अटोल आइलैंड हो गया, नॉट इंपॉर्टेंट, पंबन आइलैंड बना देना है आपने। वेलिंगटन आइलैंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये सारे जरूरी नहीं है। एलिफेंटा दैट इज द गेटवे ऑफ इंडिया आइलैंड, आगे पहले भी हमने देखा था। एलिवेट एंड खादिया बेट आइलैंड जो हमें गल्फ ऑफ खंबात में हमें देखने को मिलता है। देन हियर वी हैव न्यू मुरे आइलैंड विच इज इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा गया है। चांदीपुर आइलैंड जो हमने अभी पहले भी देखा था, इंपॉर्टेंट है। देन एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड जिसे कहते हैं, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यही आइलैंड हमारे लिए जरूरी है, जिससे सबसे पहले आपका श्रीहरिकोटा है, सेपरेट पुलिकट लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, और सतीश धवन सेंटर आपको यहीं पर देखने को मिलता है। दिस इज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, एंड वी हैव ब्रैकिश वाटर, ये हो गया। देन पंबन आइलैंड है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु में जहां पर राम सेतु है, यही हो गया आपका। हियर वी हैव पंबन आइलैंड। रामेश्वरम वाली जो कहानी हमने पहले बताई थी, पार्क स्ट्रीट हो गया, पहले हम पढ़ चुके हैं इस बार। फेमस रामेश्वरम टाउन एंड टेम्पल। न्यू मुरे आइलैंड है,
जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, दिस इज वेयर वी हैव न्यू मुरे आइलैंड, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, इधर को भारत हो गया, दोनों के बॉर्डर पर है। कॉजेज ऑफ द टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब्दुल कलाम आइलैंड है जिसे हम व्हीलर द्वीप कहते हैं, वो हमें दिख रहा है, व्हीलर द्वीप इंपॉर्ट है, हमें पता होना चाहिए। 150 किलोमीटर फ्रॉम द भुवनेश्वर मिसाइल टेस्टिंग साइट इज दिस डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। देन लास्ट वी हैव मजोली आइलैंड, जो आसाम में हमें दिखता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, दैट इज कि भैया ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, कि रिवर के बीच में ही हमारा आइलैंड बन गया है। ये रिवर आ रही है, देखो इस तरफ से भी रिवर आ रही है, इस तरफ से भी रिवर आ रही है, ठीक है, आगे जाकर के ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पर, लेकिन इस आइलैंड के बीच में ही हमारे पास मजौली आइलैंड बन रहा है। सो दिस इज मजौली आइलैंड। 2018 में, पता होना चाहिए, वैसे पता होना चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। और प्रॉब्लम भी क्या है उसमें कि हमें पता हो जाए। ठीक है, हाँ, न्यू मुरे आइलैंड इज, मतलब हो जाता है, बॉर्डर पर है ना, जो भी चीज बॉर्डर पर होगी दोनों के बीच में डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। वैसी कहानी यहां पर भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आइलैंड्स। क्या बच गया अब, नहीं बचा ना अब। पेनिनसुला प्लेटो में हमने हिमालयस देख लिया, डेजर्ट देख लिया, प्लेन्स देख लिए, पेनिनसुला प्लेटो देख लिया, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स देख लिए, वेस्टर्न घाट देख लिए, कोस्टल प्लेन्स देख लिए, आइलैंड्स देख लिए, खत्म। तो यही था हमारा पेनिनसुला सॉरी इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, तो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके पास जो ही बच जाएगा धीरे धीरे कंप्लीट हो ही जाएगा। वैसे ज्योग्राफी में सोच रहे हैं हम कि 30 से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए ज्योग्राफी। पॉलिटी का अब आइडिया नहीं है मुझे, पॉलिटी में ठीक चला है आपका? 30 से पहले पहले कोशिश करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाए, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट पर भी जाना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। मे बी इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई कहानी? रिवर्स वो तो अलग है ना, वो तो अलग कहानी है फिर। लेकिन यहां तक आपको जितना पढ़ाया उतना क्लियर होना चाहिए। पहला वो है, आगे आगे ना जाएं, पीछे वाला भी कवर करते जाएं साथ ही साथ में। ठीक है, ऐसा ना हो कि आगे दौड़ पीछे चौड़ हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। आप पूरा पूरा कवर करते जाइए, जहां पर भी प्रॉब्लम आती है हमें बताओ। चलो देखते हैं, समृद्धि हिस्ट्री करेंगे या फिर इकोनॉमिक्स क्या करेंगे। पहले ज्योग्राफी खत्म कर लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी। ऐसा तो नहीं है ना कि स्पीड में चले हैं या कुछ ऐसा, स्पीड में भी नहीं चले हैं, स्लो भी चले हैं, इतना स्पीड में नहीं चले हैं। अच्छा, आंसर्स चेक कर, ठीक है ठीक है। किसके रह गए थे ज्योग्राफी क्वेश्चंस? निशु, ये तो चेक हो गया था, है ना? ठीक है, आज निशु आपकी कॉपी है? हाँ, इस बार काफी अच्छा लिखा हो आपने, पहले तो ऐसा लिखा नहीं था। हम्म, कहानी इज क्लियर। स्मृति, स्मृति अभी नए नए जुड़े हैं, आ रहा है समझ स्मृति? क्योंकि जो जो नए जुड़े हैं अभी, उनको काफी डाउट था कि होगा क्या, कैसे होगा, कहीं गलत जगह पैसे तो नहीं दे दिए, कहीं बर्बाद ना हो जाए हमारे पैसे।
है ना, स्टार्टिंग में डर रहता है। स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी पढ़ो, 11th और 12th की बुक पढ़ो, ठीक है। काफी अच्छा लिखा हो इस बार। ऐसा ही लिखो, ये तो देखने से पता लग रहा है ना। मैं पेंसिल प्लेटो जो भी बनाया आपने, राइटिंग है, ये डायग्राम है, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, अर्बन, ऐसा थोड़ा खुला खुला लिखो। पिछली बार में आपने इकट्ठा इकट्ठा कर दिया था, नाउ दिस इज क्लियर। जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, पेनिनसुला, स्पेलिंग गलत है पेनिनसुला प्लेटो की, ये भी काफी अच्छा। देखो, ईस्टर्न घाट्स इन द वेस्टर्न घाट्स आर टू इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ द पेनिनसुला इंडिया। हिल रेंजेस तो नहीं आप कह सकते हैं इनको दोनों को, फिजियोग्राफी कह दो इनको, है ना। ठीक है, इस बार आपने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ, ऐसे ही रखो उसको। और ये जो डायग्राम है फिर अलग से नहीं होगा ना इसमें। वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री कहते हैं, नीलगिरी अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। ई ए स्पेलिंग गलत है ईस्टर्न घाट्स की, वैसे ही पेनिनसुला प्लेटो की गलत है, तो दोनों को देखो, ठीक है, वेरी गुड, इस बार ठीक लिखा हुआ है ना। ये आपको क्लास के अंत में दिए जाते हैं ना, जैसे क्लास में हम कह रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन हम ऐसे बोल भी दिए मैंने बीच में, तो आप लोगों ने किसी ने नोट डाउन कर दिए तो ठीक है, वो लिख करके भेज देंगे। अलग से बोलेंगे तो अलग से अलग क्वेश्चन दे देंगे फिर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ये तो पिछली बार हमने दिया था आपके क्लास के एंड में ही। गुड। इंडियन प्लेट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस over the geological history and created a series of landforms. One such platform is नहीं, introduction must be according to the answer। जब आप सिग्निफिकेंस बता रहे हैं ना, तो सिग्निफिकेंस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि इंडियन प्लेट में इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हुआ इरेलीवेंट, वो कहानी अलग है, इसको अवॉइड करो। क्योंकि ये आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24 लगभग 20 to 30 वर्ड्स आपके इरेलीवेंट है, तो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनको मत कीजिए, ये नहीं लिखने हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो, ये ठीक है। सोर्स ऑफ द रिवर है, मिनरल वेल्थ मिल रहा है हमें यहाँ से, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी है, इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है, ये भी ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पर, द पेनिनसुला प्लेटो इज बाउंडेड बाई, लेकिन फिर आपको ये बनेगा नहीं ना यहाँ पर, इसको या तो पहले ही बना दो ना इस वाली जगह में, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, अगर आपको बनाना ही है ये इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में बना दो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ से दे दो, और फिर नीचे आप ये लिख दो ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट में डिफरेंसेस जो लिखने हैं आपको, ठीक है, तो वो कीजिए आप। देन वी हैव सुषमा, कहाँ से लिखा हुआ है ये, आई थिंक पेजेस ऊपर नीचे हो गए हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करो, वह तानाशाह बन सकता है। ये शक्तियां 3 प्रकार की है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन, वित्तीय आपातकाल। ठीक है। शक्तियों का अधिकार राज्य केंद्र, देखिए यहाँ पर आपको अच्छा तानाशाह बनाने के पक्ष में तर्क और तानाशाह बनाने के विपक्ष में तर्क भी दिए हुए हैं, के ऊपर यही कहा गया था। व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्या वो तानाशाह बन सकता है, तो पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क देने पड़ेंगे आपको फिर। अगर आपने पक्ष में दिए हैं तो विपक्ष में नहीं है वहां पर, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा ठीक लिख रहे हैं। ये देखो इतना गैप नहीं देना है, बिना मतलब का गैप है वो, तो ये वाला जो गैप दिख रहा है ना यहाँ पर, दिस इज इररिलेवेंट, तो इसको अवॉइड करो और जितना ज्यादा हो सके कंप्लीट लिखो, कंप्लीट आंसर। अच्छा वही सोचा था, तो वो गलत कर लिया फिर आपने। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के बारे में वर्णन कीजिए, कीजिए गलत लिखा हुआ है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत की उत्पत्ति, सेंटेंस गलत है और हिंदी में ये होना नहीं चाहिए। न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या होता है, न्यायमूर्ति, ये मोहम्मद, गलत लिखा, मोहम्मद लिखा। कादरी ने न्यायिक समीक्षा की 3 कोटियों में गलत लिखा हुआ है, वर्गीकृत किया है। संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा, संसद और एक विधेयकों गलत लिखा हुआ है, अंक की मात्रा नहीं है। कानूनों में अंक की मात्रा है, हाँ यहाँ पर तो है, अधीनस्थ कानूनों में यहाँ पर नहीं है अंक की मात्रा, तो यहाँ पर देखा जाएगा। क्योंकि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, इसलिए हिंदी के स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है एग्जाम क्वालिफाई करने में, तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आलोचनात्मक बिंदु, ये सारी चीजें हो गई।
देन यू हैव द कंक्लूजन, यू हैव टू गिव द कंक्लूजन। अच्छा वो स्टार्टिंग में होगा शायद, विपक्ष, अच्छा ये विपक्ष में तर्क हो गए और सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति की कुछ एक होता है, कुछ एक नहीं होता है, कुछ एक। आप कुछ अलग लिखेंगे और एक अलग लिखेंगे। लेकिन भारत का संसदीय ढांचा संवैधानिक प्रावधान, न्यायपालिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक परंपरा ऐसे प्रयासों को रोकती है, तो राष्ट्रपति का तानाशाह बनना व्यवहारिक रूप से कठिन है। ठीक है, गुड। ऐसा ही कंक्लूजन लगभग होना भी चाहिए। और तो किसी के नहीं है, इतने ही तो है, हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लास। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले सेशन में। आज के लिए इतना ही, ज्ञान की समाप्ति। अब आपने एक कान से सुना होगा, दूसरे से निकाला होगा, वो आपकी इच्छा है। हमने अपनी तरफ से ज्ञान दे दिया है। अब आपने कितनों ने वो ज्ञान को कंज्यूम किया है और कितना आप लोग पढ़ेंगे उस चीज को, कितना आप रिवीजन करेंगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके 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 ओके।